नमस्कार दोस्तों, आप सही का दाविड स्वागत है। कैसे हो आप सभी। बीआरओ स्टोर कीपर टेक्निकल की पहली क्लास आ चुकी है, जहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं स्टोर अकाउंटिंग के बारे में। अगर आपने स्टोर कीपर टेक्निकल का सिलेबस देखा होगा तो पहला जो टॉपिक दिया है वो स्टोर अकाउंटिंग का ही दिया है। तो आज की इस क्लास में हम स्टोर अकाउंटिंग को पूरा समझेंगे, क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखेंगे, इसकी नोट्स भी आपको दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, थ्योरी पढ़ा दूंगा, हर एक चीज़ आपको समझा दूंगा। तो क्लास को पूरा देखिएगा। ये हमारी पहली क्लास जो है वो फ्री क्लास है। उसके बाद की जो क्लासेस आप सभी को मिलेगी वो हमारे बैच में मिलेगी, क्योंकि स्टोर कीपर का जब आप सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पर टोटल 7 टॉपिक है। उसके बाद मैथमेटिक्स भी है, इंग्लिश भी है, जीके जीएस है। वो सभी क्लासेस हमारे इस कोर्स में मिलने वाला है, जो कि कोर्स आपको 299 में मात्र है। बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है आप सभी को, ठीक है। और पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करने वाले हैं, क्वालिटी कंटेंट देने वाले हैं। तो 299 मिल रहा है, आप सभी जब जल्दी जाके इनरोल कर लीजिए। हमारा द विक्टेड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर में मिल जाएगा। वहां पर आपको ऐसा पोस्टर दिखेगा, आप जाके पेमेंट करके जुड़ सकते हैं। 15 जून के बाद ये कोर्स जो है वो 599 का मिलने लगेगा, तो 15 जून से पहले आप सभी को जुड़ जाना है, ठीक है। और हमारा पूरा कोर्स जो है 15 जून से शुरू हो जाएगा। अभी आपको फ्री क्लासेस दिखा दे रहा हूँ, डेमो क्लासेस बोल रहे थे बच्चे, डेमो क्लासेस, तो आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं स्टोर अकाउंटिंग में, वो चीजें देख लेते हैं। तो स्टोर अकाउंटिंग पहला टॉपिक है, उसमें क्या क्या चीजें रहने वाले जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। पहला जो है आप सभी का कि उससे पूरा रिलेटेड आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। इसको हिंदी में बोलते हैं भंडार लेखांकन, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, उद्देश्य क्या है और महत्व क्या है, ये जानना बहुत जरूरी होता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं और क्या आगे काम आएगा। तो जरूरी है भाई, जरूरी पढ़ना है। उसके साथ साथ इसमें जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, जो दस्तावेज होंगे, वो सारे पढ़ेंगे। और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि बिन कार्ड होता है, स्टोर लेजर होता है, यहाँ से पक्के क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको मिस नहीं करेंगे, यहाँ से भी पढ़ेंगे। उसके बाद थर्ड हमारे पास आता है प्राप्ति, सामग्री प्राप्ति और निर्गमन प्रक्रिया, यानी कि कोई सामान कैसे हमारे पास आ रहा है और कैसे जा रहा है, इसके बारे में भी हमें समझना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें लगते हैं और क्या प्रक्रिया होती है, वो सबको भी हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। हर एक छोटे छोटे पॉइंट जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं। चौथा हमारा बनेगा कि सामग्री का मूल्य निर्धारण कैसे करते हैं। कोई सामान है तो उसका प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे, स्टोर से जब सामान निकल रहा है तो उसका प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे, तो वो हमारा चौथा टॉपिक हो जाएगा। और पांचवा टॉपिक होगा हमारे पास, जो हमारे पास स्टॉक है, जो हमने अपने स्टोर में सामान ले रख रखा है, उ- उसका सत्यापन कैसे करेंगे, उसका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे और उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, उसका नियंत्रण कैसे करेंगे, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। टोटल यहाँ पर 5 टॉपिक हमारे कंप्लीट होंगे, आप सभी देखिएगा। तो चलते हैं पहले टॉपिक को देखते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो कोई हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, भंडार लेखांकन, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टोर अकाउंटिंग बोलते हैं, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या कहती है, समझ लो। बोला जा रहा है कि स्टोर अकाउंटिंग वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी संगठन, संगठन यानी कि किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, किसी भी संस्था में काम कर रहे हो, कहीं पर भी काम कर रहे हो, संगठन के भंडार गृह, यानी कि जहां पर स्टोर, जहां पर सामान रखे जाते हैं, में रखी समस्त सामग्रियों की प्राप्ति, यानी कितना सामान वहां पर आया, निर्गमन कितना निकला, कितना वापसी आया, यानी कि मान लीजिए हमने किसी को सामान दिया और उसके पास कुछ बच गया तो वो हमें वापस कर देगा, तो वापसी आया, और कितना हमारे पास शेष मात्रा बची, यानी कितना बैलेंस बचा, का व्यवस्थित एवं सटीक रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं मैं कि ये रिकॉर्ड है। अकाउंटिंग क्या है, एक रिकॉर्ड है, जहां पर चीजें हमने कितनी प्राप्त की, कितनी हमने किसी को दी, कितनी हमारे पास वापस आ गई और कितना हमारे पास शेष बच गया, बैलेंस बच गया, उन सभी का रिकॉर्ड रखना ही क्या होता है, स्टोर अकाउंटिंग होता है। तो ये इसका एक परिभाषा हो गई, ठीक है। यह लेखांकन मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव, यानी कि ये मात्रा में भी होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास रिमोट है, तो मान लीजिए आपके पास 100 रिमोट है, तो 100 रिमोट क्या बता रहा है, उसकी मात्रा बता रहा है, उसकी संख्या बता रहा है। और मौद्रिक, दोनों रूप में रखा जाता है। मौद्रिक मतलब कि मान लीजिए मैं कहता हूँ एक रिमोट जो है वो 200 रुपए का, तो आप इसका भी रिकॉर्ड रखोगे कि ये वस्तु कितने मूल्य की है। तो दोनों चीज, यानी कि मात्रा का भी रिकॉर्ड रखना है और उसके मूल्य का भी रिकॉर्ड रखना है, यही क्या होता है, स्टोर अकाउंटिंग होता है। जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा कि लोग बोलते हैं ना अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट है। तो अकाउंटेंट का मतलब ही है कि वो मात्रा भी रखेगा और उसका मूल्य भी रखेगा और व्यवस्थित तरीके से रखेगा, ताकि कल कोई अगर कोई पूछे कि भाई तुम्हारे पास रिमोट कितने आए थे, जवाब दे पाओ। कितने तुमने उसको दिए, जवाब दे पाओ। कितने बचे हैं, जवाब दे पाओ। कितने कितना पैसा का तुमने खरीदा था, जवाब दे पाओ।
तो वो जवाब देने के लिए ही हम यहाँ पर एक रिकॉर्ड बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टोर अकाउंटिंग कहते हैं। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे। आप एक बिल्कुल एग्जाम्पल अपने डेली लाइफ से लेना। आप समझो कि आप बैठे हुए हो एक दुकान में, आपको एक बैठा दिया गया एक जगह पे, और वहां सामान भरा हुआ है। अगर आपके पास कोई सामान आ रहा है तो आप उसकी एंट्री करोगे कि नहीं करोगे? ऐसा तो नहीं अरे सामान ले और रख दो जाके वहीं पर, कोई एंट्री नहीं करोगे क्या? करोगे। जब दोगे तब भी उसकी एंट्री करोगे, जब वापस ही आएगा तब भी उसकी एंट्री करोगे, कितना बच गया वो भी उसकी एंट्री करोगे। क्यों एंट्री करोगे? क्योंकि आपको अपने मालिक को क्या देना पड़ेगा? जवाब देना पड़ेगा। और आपको ये भी तो देखना है कि मेरे पास कितना सामान बचा है, कितना खत्म हो गया, कितना मुझे और चाहिए। तो इन सभी चीजों को समझने के लिए आपको अकाउंट करना जरूरी है। तभी आपको चीजें समझ में आएंगी कि कितना हम प्रॉफिट में हो रहे हैं, कितना लॉस में हो रहे हैं, काम हमारा कैसे चल रहा है। इसलिए अकाउंटिंग आप सभी की बहुत जरूरी है। ठीक है। अब क्वेश्चंस यहाँ कैसे बन जाते हैं, यानी कि इसके इंट्रोडक्शन से ही क्वेश्चंस बन जाते हैं। देखो इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन क्या बनता है कि स्टोर अकाउंटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसका मेन पर्पस क्या होता है। तो इसका मेन पर्पस होता है कि सामग्री की प्राप्ति, कितना हमारे पास प्राप्त हुआ, कितना हमने निर्गमन किया, निर्गमन मतलब कितना हमने दे दिया किसी को, और कितना शेष बचा, उसका व्यवस्थित रिकॉर्ड रखना ही क्या होता है? अकाउंटिंग कहलाता है। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि स्टोर में किस प्रकार की सामग्री रखी जाती है। अब स्टोर में क्या रखोगे, क्या रखोगे, आप खुद दिमाग लगाओ, क्या रखोगे। तो स्टोर में कच्चा माल भी रखते हैं, कच्चा माल कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीजें जो बनी नहीं है, आप जैसे कि एक कपड़ा जो है, कपड़ा है, कपड़े की जब शर्ट बनती है तभी तो पूरी तरह से बन गई ना। अगर इसी कपड़े को अगर हम रखें तो ये कच्चा माल हुआ ना, तो कच्चा माल भी रख सकते हैं। अर्ध निर्मित, यानी मान लीजिए हमने कपड़े को रखा है और कपड़ा पूरी तरह से बना हुआ नहीं है, केवल उसको सिलाई करना बाकी है, तो वो अर्ध निर्मित में आएगा। और उपयोग सामग्री, उपभोग सामग्री यानी खाने पीने की सामग्री, कुछ भी हो जिसका भी हम उपभोग कर सकते हैं, वो सभी सामग्री। तो स्टोर में ये सभी चीजें रखी जाती हैं। ऐसा नहीं कि केवल मशीनें रखोगे, केवल तैयार माल रखोगे, या केवल पैकेजिंग सामान रखोगे, ऐसा नहीं है। कच्चा माल भी रखना भी स्टोरिंग होती है। ठीक है। अर्धनिर्मित सामान भी रखना एक स्टोरिंग होती है, और उपभोग सामग्री भी रखना भी, ये भी स्टोरिंग में। तो सभी चीजें किस में आती हैं? स्टोरिंग में ही आती हैं। तो केवल ये मत समझ लेना कि अरे ये मोबाइल बन गया है, मोबाइल बन गया है तो स्टोर में रखा जाएगा, नहीं। मोबाइल बनने से पहले भी जो मोबाइल के कंपोनेंट है, कैमरा भी रखा है तो कैमरे को भी, उसका भी स्टोरिंग कर रहे हैं हम। तो वो सभी चीजें स्टोर में आती, चाहे वो बनी हो या बनने वाली हो, सभी चीजों को हम स्टोर करते हैं। ये समझना अच्छे क्वेश्चन है। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन आता है हमारे पास कि भंडार लेखांकन यानी कि आप सभी का स्टोर अकाउंटिंग किस विभाग से सीधा जुड़ा हुआ है, किस विभाग से जुड़ा हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये जुड़ा किससे है? उत्पादन एवं लेखा विभाग से। यानी कि जब बनाएंगे तभी तो स्टोर करेंगे। अगर अभी ये रिमोट नहीं बना होता तो हम इसको स्टोर कैसे करते? अगर ये इसके बारे में, अगर हम बनाने के बारे में नहीं सोचे होते तो ना ही इसका कवर बनता, ना ही इसके अंदर का जो एक मटेरियल है वो बनता, ना ही बटन बनते, कुछ नहीं बनता। तो उत्पादन और लेखा विभाग क्या है, ये किस विभाग से जुड़ा हुआ है? स्टोर अकाउंटिंग इस विभाग से जुड़ा हुआ है, उत्पादन और लेखा विभाग से। ठीक है। तो समझ गए, 3 क्वेश्चन आ जाते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोर अकाउंटिंग। ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलेंगे यहाँ पर कि भंडारण लेखांकन के उद्देश्य क्या होते हैं, का पर्पस क्या होता है, क्यों करते हैं हम ऐसा। देखो सबसे पहले क्या है? सटीक अभिलेख। हम जवाब दे सकते हैं किसी को, कोई भी हमारा सीनियर आ जाए, कोई भी ऑफिसर आ जाए कि भाई कहाँ है सामान, जवाब देने के लिए ही सबसे जरूरी होता है। तो क्या है? प्रत्येक वस्तु की प्राप्ति, निर्गमन और शेष का सही सही रिकॉर्ड रखना। हम बता सकते हैं कि हमारे पास ये सामान बचा हुआ है, इतना खत्म हो गया है, इतना हमने इसको दिया, उसको दिया। कल को हम पे कोई इल्जाम नहीं लगाएगा। उसके बाद बोला है कि अपव्यय को रोकना। अपव्यय मतलब कि ऐसे फालतू का यूज रोकना, जैसे कि चोरी को रोकना। स्टोर में सबसे ज्यादा चोरी होती है, सही बात है। जहां पर कोई सामान इतनी ज्यादा मात्रा में रखा होगा तो चोरी तो होगा ही। जैसे मान लीजिए ये रिमोट है, और रिमोट मैंने मान लो 10,000 रिमोट रख दिया। अब उसमें से कोई एक रिमोट निकालने की कोशिश तो करेगा ही ना, सोचेगा 10,000 रखा है, एक रिमोट निकाल लेते, क्या ही पता चलेगा। जहां पर ज्यादा मात्रा में सामान होंगे वहां पर चोरी का खतरा भी होगा। तो चोरी से रोकने के लिए भी हम उसका रिकॉर्ड रखते हैं कि भैया हमने ये सामान इसको दिया था, यहाँ गया वहां गया, गिनती में पूरा होना चाहिए, मैच करना चाहिए हर जगह। तो ये तो आम समझ है, ये तो इंसान की आम समझ है कि भाई रिकॉर्ड रखना पड़ेगा वरना चोरी हो जाएगा। कुछ भी
सामान यहाँ से वहां गया, कहीं पता नहीं चलेगा। कौन पता चलेगा? अगर कोई चीज लिखित में है तभी तो पता चलेगा। उसके बाद क्षति से बचाना, क्षति यानी कि नुकसान से बचाना। अब ऐसा नहीं है कि आप स्टोर में सामान भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, ठीक है। आपने देखा कि आपके पास 10,000 रिमोट है, फिर आपने और 10,000 रिमोट रख लिए। अरे पहला वाला सामान ही खत्म नहीं हुआ है, आपने और सामान अपने पास भर लिया, कोई मतलब निकलेगा उसका? नहीं निकलेगा ना। तो क्षति से बचाने के लिए भी, सामान खराब ना हो उसके लिए भी हमें रिकॉर्ड बनाना पड़ता है। अनावश्यक उपयोग को रोककर संसाधनों की सुरक्षा करना। अनावश्यक यानी जब हमें पता है कि हमारा काम इतने में हो जा रहा है तो हम उसको क्यों बनाएं, जब हमें पता है कि हमारे पास 10,000 रिमोट में हमारा काम हो जाएगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो हम बोल देंगे भैया अब मत बनाओ, इतने में हमारा काम इतना स्टोर करना ही था, हमें इससे ज्यादा कम में स्टोर नहीं। जब स्टोर की हमें मात्रा, जब हमें लगेगा डिमांड बढ़ रही है, लोग ज्यादा मांग रहे हैं, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, बनाने के लिए बोलेंगे। तो अनावश्यक उपयोग, जो अनावश्यक उत्पादन जो है सबको रोका जा सकता है, उपयोग को भी और उत्पादन को भी सबको रोका जा सकता है। तो इसीलिए स्टोर अकाउंटिंग जरूरी है। लागत नियंत्रण भी है। जब हमें पता रहेगा कि हमारे पास इतना सामान है तो हम क्यों उसकी डिमांड करेंगे। जब हमें पता है कि हमारे घर में राशन भरा हुआ है तो हम क्यों एक्स्ट्रा सामान घर खरीद के रखेंगे। तो सीधी सी बात है, सामग्री की लागत का सही आकलन कर उत्पादन की लागत को नियंत्रित करना, ये भी हमारा एक उद्देश्य है। अब आता है निर्बाध आपूर्ति। निर्बाध आपूर्ति मतलब, अगर हमें पद्धति से समझना, आपके घर में राशन है, एक समझना आपका घर भी तो एक स्टोर ही है ना। अपने घर में भी तो आप स्टोर करके रखते हो, आटा दाल चावल, भले मात्रा ज्यादा नहीं होती है मगर फिर भी तो रखते हो ना। अब मान लीजिए आपने अपने घर में 50 किलो आटा रखा था। अब अगर आपकी मम्मी आपको नहीं बताएं कि आटा खत्म हो गया तो आप आटा लेकर आओगे क्या? ठीक है, आपकी मम्मी ने आपको नहीं बताया, अचानक आपके घर में मेहमान आ गए 10-12, अब आपको बनानी है पूड़ी और आपके पास आटा खत्म हो गया, तो आप क्या बोलोगे, मम्मी पहले बताना चाहिए था ना। तो हाँ, तो इसीलिए निर्बाध आपूर्ति यानी कि बिना रुके आपूर्ति चलती रहनी चाहिए, काम चलता रहना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास इतना माल है, अब माल हमारे पास खत्म होने वाला है, तो हम उसकी डिमांड कर देंगे, हम मार्केट से ले आएंगे, अपने पास स्टोर कर लेंगे। तो स्टोर ऐसा नहीं है कि केवल आपको कंपनी में देखने को मिलेगा, आपको हर जगह देखने को मिलेगा, घर घर में देखने को मिलेगा। लोग अपना पैसा भी तो स्टोर करके रखते हैं, उस पर भी तो नजर रखते हैं ना, हर चीज का रिकॉर्ड रखते हैं ना। तो स्टोर हर जगह है, आपके जीवन में भी स्टोर है। आप अपने अपने शरीर में पानी को भी तो स्टोर करके रखते हो कि नहीं रखते हो? रखते हो कि नहीं रखते? पानी कम, जैसे पानी कम होता है आपका शरीर आपको बताने लगता है कि पानी कम पड़ रहा है, कम पड़ रहा है, पानी पी लो, प्यास लगने लगती है आपको, भूख, भूख भी तो एक स्टोर ही है। जैसे घर शरीर में ऊर्जा कम होने लगती है तो आपका शरीर बताना भूख लग रही है, कुछ खा लो खा लो। तो ये जरूरी है, निर्बाध आपूर्ति बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप उद्देश्य को भी समझ गए होंगे, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा। अब आता है लेखांकन का महत्व क्या है इसका, यानी स्टोर अकाउंटिंग का महत्व क्या है। देखो महत्व तो मैंने समझा दिया, जैसे उद्देश्य समझाया है, महत्व भी उसी तरीके से है। महत्व में क्या है, संगठन के लिए क्या इसका महत्व है। संगठन यानी कि जिस भी कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो, जिस भी संस्था के लिए काम कर रहे हो, उसके लिए क्या है। सामग्री की वास्तविक स्थिति की जानकारी हमें रहेगी, हमें हमेशा पता रहेगा कि हमारे पास कितना सामान है। अधिक या कम स्टॉक से बचाव भी रहेगा, हम कभी कोई चीज को ज्यादा नहीं रखेंगे और कभी भी कम भी नहीं रखेंगे, हमें ये पता है कि हमें कितनी मात्रा रखनी चाहिए। समय समय पर पुनः ऑर्डर भी कर देंगे, अगर हमें हमें लगे कि हमारे पास खत्म होने वाला है तो हम पहले से ऑर्डर कर देंगे, हम ये इंतजार नहीं करेंगे खत्म हो जाए तो ऑर्डर करेंगे, तो हम आराम से रीऑर्डर का भी निर्णय ले सकते हैं। वित्तीय विवरण तैयार करने में सहायता भी देगा, और हम ये भी जो चीज देख लें कि हमारी खपत कितनी हो रही है, हम कितनी हमारे पास आ रहा है, कितनी हमारी डिमांड हो रही है, कितना हम सप्लाई करें, कितना हमारे पास बच रहा है। तो इस तरह से हम पैसे को भी तो कंट्रोल करेंगे ना, कितना हमें खरीदना चाहिए, हम फालतू का पैसा नहीं खर्चा करेंगे। तो ये चीज भी है हमारे पास कि हम वित्तीय यानी कि पैसे से भी इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या चीजें हैं, यानी कि आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। देखो स्टोर अकाउंटिंग से क्या होता है कि हमें मात्रा भी पता होती है, मूल्य के बारे में भी पता होता है, हमें पता होता है कि हमारे पास कितना सामान है और कितने पैसे का है। आंतरिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण अंक भी है, यानी कि जो हमारा आंतरिक नियंत्रण होता है, जैसे कि हमें कोई संस्था चल रही है हमारी, अगर मान लीजिए कोई एक फैक्ट्री चल रही है तो स्टोर में सामान है तभी तो वो जा रहा है सप्लाई चेन में ना। अच्छा रिमोट बनाना है तो रिमोट के जो छोटे छोटे पार्ट होंगे वो कहाँ रखूंगा, स्टोर में रखूंगा ना। अगर स्टोर हमें नहीं बताएगा कि हमारे पास सामान खत्म हो गया और मान लीजिए वहां पर हमें डिमांड आ गई कि हमें चलो 1,000 रिमोट चाहिए और हमारे पास सामान ही नहीं है, तो हम कैसे रिमोट बना के देंगे टाइम पे। तो ये एक बहुत आंतरिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण अंग भी है। इससे ऑडिट में सुविधा मिलती है,
ऑडिट यानी कि मान लीजिए कोई चेकिंग करने आ गया, तो जब हमारे पास अकाउंट है, हमें पता है कि हमारे पास इतना सामान हमने इसको दिया था, इतना सामान हमारे पास आया था, इतना हमारे पास बचा हुआ है, तो हर एक चीज़ का हिसाब है। उसने मिलान भी कर लिया, उसने जाके फिजिकली चेक भी कर लिया कि हाँ ये सामान यहाँ रखा हुआ है, इतना रखा हुआ है। तो भाई ऑडिट करने में भी सुविधा होती है, कोई भी मतलब चोरी वोरी का इल्जाम नहीं लगता आपके ऊपर। उत्पादन की प्रति इकाई लागत ज्ञात करने में सहायक होता है, ये भी जरूरी है। अगर हमारे पास व्यवस्थित तरीके से रखा रहेगा तो हम ये रिकॉर्ड से पता कर सकते हैं कि हमारा एक चीज एक एक रिमोट बनाने में कितना पैसा लगा, ये कंपोनेंट हमने लगाया, ये कंपोनेंट लगा, इतने इतने का कंपोनेंट लगा के हमने इसको बनाया। ठीक है, मान लीजिए एक एक मान लीजिए मोबाइल ही बना रहे, मोबाइल में कैमरा हमारा इतने रुपए का था, इतना कैमरा लगा है, ठीक है, इतना हमारे पास उसमें स्पीकर लगा है, इतना लाइट लगा है, सब कुछ लगा है। तो हमने ये भी देख लिया कि एक कंपोनेंट, एक पूरा जो प्रोडक्ट बनाने में हमारा कितना पैसा लगा है, वो भी हम स्टोर्स के अकाउंट से पता कर सकते हैं। ठीक है, कि इतना तो सामान लगा एक प्रोडक्ट को बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पर सटीक भंडारण लेखांकन किसी भी संगठन की कार्य कुशलता और लाभप्रदता का आधार है, और ये हर एक कंपनी में होता है। अगर कोई भी सक्सेसफुल कंपनी है तो वो अपने स्टोर का अकाउंट बहुत अच्छे से बना कर रखती है। जो प्रोडक्ट बना रही है, जो कंपनी मार्केट में प्रोडक्ट बना रही है, या फिर अगर आप बीआरओ में भी कहीं पर जॉब करोगे तो वहां पर भी जो आप सामान रखोगे कहीं ना कहीं किसी जगह पे लगेगा ना वो। तो अगर आप उसकी जानकारी अपने पास नहीं रखोगे तो कल को ऑफिसर आपसे पूछ लेगा कि सामान तो चोरी हो रहा है, सामान कहाँ जा रहा है, कोई जवाब नहीं रहेगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या क्या देख लिया, उसका महत्व भी देख लिया, उद्देश्य भी देख लिया। ठीक है, अब आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या बन जाते हैं, क्वेश्चन को भी साथ में देखेंगे। बोला जा रहा है कि भंडार लेखांकन यानी स्टोर अकाउंटिंग में से किस समस्या से बचा जा सकता है। अगर स्टोर अकाउंटिंग कर रहे हो तो आपको कोई समस्या की कौन समस्या नहीं होगी। अधिक या कम स्टॉक की समस्या तो नहीं होगी। ठीक है, कर्मचारी अनुपस्थिति से कोई मतलब नहीं है, मशीन खराबी से मतलब नहीं है, बिक्री में कमी से मतलब नहीं है। यानी कि अगर आप स्टोर अकाउंटिंग कर रहे हो तो एक चीज का तो फायदा रहेगा ही कि आपके पास सामान कम पड़ रहा है या ज्यादा हो रहा है, इसकी जानकारी तो आपको रहेगी क्योंकि आप देख रहे हो सामने सामने। भंडारण लेखांकन यानी स्टोर अकाउंटिंग वित्तीय विवरण तैयार करने में किस प्रकार सहायता करता है। यानी कि जो पैसे का मामला होता है उसमें क्या हेल्प करता है, बिल्कुल हेल्प करता है। यह सामग्री के सटीक मूल्यांकन प्रदान करता है। हमें पता होता है कि हमारे पास कितना सामान है, तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सामान कितने का है, सब कुछ लगा सकते हैं। अगर हमें क्वांटिटी ही नहीं पता होगी तो हम कैसे मूल्य का निर्धारण कर पाएंगे। उसके बाद थर्ड नंबर आता है कि रीऑर्डर का निर्णय लेने से भंडारण लेखांकन कैसे मदद करता है। अब देखिए बिल्कुल मदद करता है। ये देखिए, स्टॉक के वर्तमान स्तर की जानकारी, अगर हमें पता है कि हमारे पास 100 रिमोट रखा हुआ है तो हम रीऑर्डर क्यों करेंगे। हमें पता है कि 100 रिमोट में हमारा काम हो जाएगा तो हम रीऑर्डर नहीं करेंगे। अगर हमें पता है 100 रिमोट में काम नहीं हो पाएगा भाई, हमें कम से कम 200-300 चाहिए, तो हम रीऑर्डर करेंगे। तो जब हमारे पास जानकारी नहीं होगी, मान लीजिए हमें नहीं पता है कि हमारे पास कितने रिमोट है, तो आप कैसे बताओगे, बता दो, नहीं बता पाओगे, तब आपको समस्या होगी। इसीलिए रिकॉर्ड की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कितना प्रोडक्ट कितनी मात्रा में है। अगर नहीं पता होगा तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। अपने शरीर को ही देख लो, अगर नहीं पता होगा कि पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, अधिक पानी पी लोगे तब भी दिक्कत हो जाएगी, कम पियोगे तब भी मुंह सूखेगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो शरीर से ही समझो, इंसान प्रकृति से ही सीखता है। स्टोर करना ये सब चीजें जो है ये प्रकृति से ही सीखा गया है इंसान। ठीक है, तो स्टोर हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी यहाँ से बनते हैं। ठीक है, अब आता है प्रमुख दस्तावेज, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं आपके। तो प्रमुख दस्तावेज में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना मेरे भाई, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। पहला आता है बिन कार्ड और दूसरा आता है स्टोर लेजर। ये जो है ये परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं आप सभी से। बिन कार्ड क्या होता है, स्टोर लेजर क्या होता है, बहुत जरूरी है बहुत। देखो बिन कार्ड क्या होता है, बिन कार्ड देखोगे कभी भी किसी भी स्टोर में जाओगे तो आप मतलब किसी भी आप मतलब किसी कंपनी में चले जाओ या फिर आप किसी वर्कशॉप में चले जाओ तो वहां पर भी देखो स्टोर होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई बाइक का स्टोर है, वहां चले जाओ, देखोगे तो वो भी अपना जो रैक होता है, जो अलमारी होती है, जो अलमारी ऐसे होती है मान लो, ठीक है, तो अलमारी में भी इसे लिख कर रखता है। या मेडिकल की दुकान में चले जाओ तो वो अपने डिब्बे के ऊपर लिख कर रखता है कि नहीं लिखता, देखो तो डिब्बे के ऊपर दवाई का नाम लिखा रहता है कि नहीं लिखता, कितनी मात्रा है नहीं लिखा। तो बिन कार्ड क्या होता है, बिन कार्ड में क्या होता है, उस आइटम की जानकारी होती है कि उसमें कितनी मात्रा में हमने सामान रखा है। मान लीजिए हमने ये रिमोट रखा है तो हमने बोला कि ये रिमोट जो है हमारे पास 100 क्वांटिटी में है। मगर बिन कार्ड की एक विशेषता होती है जो मैं बताता हूँ आगे आपको,
कि बिन कार्ड में कभी भी मूल्य नहीं लिखा जाता। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिन कार्ड में क्या नहीं होता, तो बिन कार्ड में कभी भी मूल्य नहीं होता। कभी भी आप जाके देखो स्टोर में, तो वहां कभी भी पैसा नहीं लिखा होगा, पैसा वो नहीं देखते, पैसा वहां नहीं लिखो। क्योंकि पैसा क्यों नहीं लिखते पता है? क्योंकि पैसा क्या होता है, अगर लिखेंगे तो मूल्य कम ज्यादा होता रहता है। तो बिन कार्ड में कभी भी इस चीज को नहीं लिखा जाता, हमेशा ही क्या लिखा जाता है, मात्रा लिखी जाती है। ठीक है। जो स्टोर लेजर होता है, स्टोर लेजर में क्या होता है, हमेशा मात्रा भी लिखी जाती है और पैसा भी लिखा जाता है। तो ये मुख्य अंतर है, आगे आपको और समझाऊंगा। तो यहां पर देखो कि भंडारण लेखांकन यानी कि स्टोर अकाउंटिंग में दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, बिन कार्ड और स्टोर लेजर। ठीक है। ये दोनों मिलकर स्टॉक का पूर्ण सटीक चित्र प्रस्तुत करते हैं और इनके जरिए हमें पता चलता है। बिन कार्ड बता दिया कहाँ लगा होता है, जहां पर भी सामान रखा, जैसे मान लीजिए रिमोट हमने अलमारी में रख दिया कहीं पर, तो मान लीजिए 100 रिमोट रखे हैं, तो हमने उसके आगे एक कार्ड लगा दिया, उसमें लिख दिया कि हमारे पास 100 रिमोट है। ठीक है। इतनी तारीख को हमारे पास 100 रिमोट आया है। कि अगर मान लीजिए 100 के बाद हमें 50 और मिल गया, तो हमने लिख दिया इतना 50, अभी मैं दिखाऊंगा चार्ट आपको, 50 रिमोट और मिल गया तो हमारे पास 150 हो गया। मान लीजिए फिर हमने 10 तारीख को किसी और को दे दिया 50 रिमोट, 50 रिमोट उसमें से माइनस कर देंगे, तो कार्ड में एंट्री कर देते हैं। इससे हमें पता रहता है कि हमारे पास कितना स्टॉक बचा है, तो फिजिकली भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बिन कार्ड के बारे में देखेंगे, तो इसको बिन कार्ड भी कहते हैं और बिन टैग भी कहते हैं। कभी कभी ये प्रोडक्ट पे लटका भी दिया जाता है, कोई कोई सामान पे लटका देता है। जैसे मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का हमें नाम नहीं पता, मान लीजिए रिमोट है, अब ये रखा हुआ है, अब हमें कई 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 सालों को नहीं पता ये क्या है, इसका नाम क्या है, उसका नाम भी, और इसको हम एक कोड भी दे देते हैं। क्योंकि कंप्यूटर पे जब इसको लेजर वगैरह में डालना होता है, तो इसका कोड बना दिया हमने, बोल दिया कि ये 01 करके कोड है इसका। ठीक है। तो बिन कार्ड एक भंडार गृह का दस्तावेज है, स्टोर का एक दस्तावेज है, जो प्रत्येक वस्तु के रैक पर या सेल्फ पर लगाया जाता है। ठीक है। जैसे मैंने बताया अलमारी पर लगा दिया गया। इसमें केवल मात्रा होती है, मूल्य नहीं होता है। इसमें केवल मात्रा का रिकॉर्ड रखते हैं, मूल्य का रिकॉर्ड नहीं रखते, याद रखना, पूछा जाता है क्वेश्चन। बिन कार्ड में क्या क्या जानकारी होती है, ये चीज देख लो। बिन कार्ड में क्या क्या होता है, वस्तु का नाम होता है, कोड होता है, कोड जरूर होता है वस्तु का, कोड से ही वस्तु के बारे में पता चलता है। अधिकतम न्यूनतम पुनः क्रय स्तर, यानी कितना उसमें हमें मिला है, कितना हमने किसी को दिया है, कितना बचा है, ये भी चीज में लिखा था। प्राप्त मात्रा, कितना हमें रिसिस्ट हुआ, कितना हमने निर्गित कर दिया, यानी कितना हमने इशू कर दिया, वो भी लिखा होता है। और बैलेंस मात्रा, यानी कितना बच गया, ये भी लिखते हैं। तो तीन चीजें तो मेन यहाँ पर रहती हैं, कितना हमारे पास मात्रा भी है, प्राप्त है, कितना हमने इशू कर दिया, और कितना हमारे पास बैलेंस बचा, ये भी इसमें लिखा होता है। ठीक है। तो बिन कार्ड की व्यवस्था है, ये जानकारी, इसकी विशेषता क्या है, ये तो हमने देख लिया कि बिन कार्ड में हमने क्या क्या जानकारी हमें लिखनी होती है, कंपलसरी इतनी लिखनी होती है। अब विशेषता क्या है इसके बारे में, इससे क्या लाभ हो जाता है। भंडार गृह में वस्तु के साथ रखा जाता है भाई, वस्तु के साथ ही रखोगे, जहां पर वस्तु रखोगे उसी पे रैक पे या फिर लगा के रखते हैं। स्टोर कीपर द्वारा अनुरक्षित किया जाता है, यानी कि इसकी जो रक्षा है, इसकी देखरेख जो है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, स्टोर कीपर की। यानी अगर आप भर्ती होते हो तो स्टोर कीपर आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप इसको पूरी तरह से अपडेट रखो। जब भी आपके पास सामान आ रहा है या सामान दे रहे हो, तो इसको अपडेट करके रखना आपकी मात्रा। ये केवल मात्रात्मक अभिलेख है, यानी इसमें केवल मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, और कुछ नहीं होता, क्वांटिटी इसमें होती है। प्रत्येक लेन देन के तुरंत बाद अपडेट किया जाता है, आप तुरंत अपडेट करोगे वरना भूल जाओगे। ठीक है। तो तुरंत इसको अपडेट कहते हैं। इसको बिन टैग भी कहते हैं, टैग भी कहते हैं, कहीं 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 पर किसी किसी प्रोडक्ट में इसको लटका भी दे जाते। ठीक है। ऐसे रस्सी से बांध के इसको लटका भी देते हैं। ठीक है। तो बिन कार्ड आपने देख ही लिया, ऐसा होता है, मैंने आपको दिखा दिया। ऐसे स्टोर की जो रैक होता है उसमें से लगा देते हैं। ठीक है। कहीं कहीं पे चिपका देते हैं, कहीं दफ्ती से लगा देते हैं, तो अलग अलग तरीका है, जैसे भी करके, मगर उसमें जानकारी जो होती है वो जानकारी आपकी, यही जानकारी इसमें दी गई होती है। ठीक है। अब आता है बिन कार्ड का प्रारूप कैसा होता है, क्या क्या चीजों में इसमें लिखी जाती है। तो देखो ऐसा प्रारूप आपका होता है, इस तरह से प्रारूप बना होता है। ठीक है। इसमें देखो सबसे पहले इसमें क्या है, डेट लिख देते हैं, विवरण लिख देते हैं, प्राप्त मात्रा लिख देते हैं, निर्गत मात्रा यानी कितना हमने इशू कर दिया, और कितना हमारे पास शेष मात्रा बच गई, यानी कितना बैलेंस हो गया। जैसे मान लीजिए 1/4 यानी कि 1 अप्रैल की बात है, हमें प्रारंभिक हमारे पास शेष कितना था, हमारे पास 100 रिमोट जो थे वो बचे थे। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 100 रिमोट बचे थे। अब 5/4 को यानी कि 5 अप्रैल को हमारे पास सामान आया, कितना आया भाई, 50 आया। ठीक है।
50 हमारे पास प्राप्त मात्रा है, 50 हमें मिला, तो अब टोटल कितना हो गया बताओ, 150 हो गया। 100 तो पहले से थे हमारे पास, 50 हमें और मिल गए, तो 150 हो गया। उसके बाद 8/4 को क्या हुआ, 8 अप्रैल को क्या हुआ, हमने 30 जो है वो किसी को इशू कर दिया, यानी कोई आया बोला कि हमको 30 रिमोट दे दो, तो हमने 30 किसी को इशू कर दिया, तो हमारे पास अब कितने बच गए, 120 बच गए। ये चीज हमें अपडेट करना है उसके कार्ड में। उसके बाद 12/4 को कोई आया, उसने हमें 40 और रिमोट दे दिए, बोला कि 40 रिमोट और ले लो, तो हमारे पास कितने हो गए, 120 तो बचे थे, 120 में 40 जोड़ा कितने हो गए, 160 हो गए। फिर उसके बाद फिर कोई 15 तारीख को आया, 15/4 को आया, उसने हमसे फिर 60 रिमोट बोले दे दो भाई हमें 60 रिमोट चाहिए, तो हमने 160 हमारे पास थे, 160 में से 60 दे दिए, तो बचे कितने, 100 रिमोट। तो हमारे पास लास्ट में कितने रिमोट बचे, फिर से 100 बचे। तो यहां पर क्या है कि बिन कार्ड में हमेशा मात्रा लिखी जाती है, पैसा नहीं लिखा जाता, इस बात को याद रखना, क्वेश्चन बनता है यहाँ, ठीक है। तो बिन कार्ड के बारे में आपने भी देख लिया, ठीक है। तो अभी तक क्लास में आपने ये देखा कि हम धीरे धीरे चीजों को समझ रहे हैं और आपको समझ में भी आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा ये सारी चीजें कैसे चल रही हैं। स्टोर मतलब बहुत ही इजी है, मैं कह रहा हूं कि इतना इजी है, इतना इजी है कि बस आप मेरे साथ पढ़ते रहो, मैं आपको पढ़ा दूंगा, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा फोन चेक कर लूं, किसी का फोन तो नहीं आ रहा, ठीक है। बहुत इजी है स्टोर, मतलब इतना स्टोर कीपर का काम, इतना मतलब रिस्पॉन्सिबल वाला तो काम है, मगर है इजी, अगर आप समझ लोगे तो हर एक चीज मतलब काम आ जाएगा आपको। तो बिन कार्ड को आप समझ लीजिए। अब आता है स्टोर लेजर अकाउंट, ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें पैसा भी होता है, और ये मेंटेन कौन करता है, देखो इसको मेंटेन करने का मेन जो काम है, किसका काम है, ये अकाउंटेंट का काम है, क्योंकि स्टोर कीपर का काम कभी भी पैसे से रिलेट नहीं करता। स्टोर कीपर का नाम में अगर आप देखो तो स्टोर कीपर का काम है कि स्टोर को देखना है हमें, पैसे का जो हिसाब होता है वो अकाउंटेंट रखता है। स्टोर लेजर खाता एक लेखा विभाग का दस्तावेज है जिसमें भंडार की प्रत्येक वस्तु का मात्रात्मक और मौद्रिक, यानी कि उसकी मात्रा भी लिखी होती है और उसका कितना वैल्यू है वो भी लिखा होता है, कितने पैसे का है, दोनों प्रकार का विवरण रखा जाता है। यह भंडार गृह के बाहर लेखा विभाग में रखा जाता है, यानी ये चीज जो है वो लेखा विभाग में होता है, मगर स्टोर कीपर भी अपने पास रखते हैं। आजकल देख रहे हो आदमी कम है काम करने वाले, काम ज़्यादा है, तो दोनों लोग मैनेज किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, मगर ठीक है। इसके लिए हमें एक अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ती है जो पैसे के हिसाब, क्योंकि यहाँ पर एक दो सामान की बात नहीं हो रही है, स्टोर में करोड़ों का सामान होता है, समझ रहे हो, स्टोर में करोड़ों का सामान होता है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई आदमी कैलकुलेटर पे बैठ के करोड़ों के सामान कर रहा है। यहाँ पर आजकल सॉफ्टवेयर जो वगैरह होते हैं, टैली वगैरह बहुत सारी चीज़ें, अकाउंटेंट वगैरह काम वाला जो सीखा होता है वो करता है ना। स्टोर कीपर क्या 12वीं पास भर्ती करा रहे हो आप, तो वो अकाउंटेंट का काम तो नहीं कर पाएगा ना, उसके लिए अकाउंटेंट के काम के लिए एक आदमी चाहिए। मगर स्टोर कीपर अकाउंटेंट की मदद करता है, स्टोर कीपर बताता है कि मेरे पास कितना सामान है, कितना सामान हमने दे दिया, तो इस अकाउंटेंट जो होता है वो स्टोर कीपर पे डिपेंड होता है, इसीलिए आपको यहाँ बताया जा रहा है। अगर आप अकाउंटेंट को नहीं बताओगे कि हमारे पास कितना सामान है, कितना सामान हमने दे दिया, तो वो कैसे हिसाब लगाएगा कितने पैसे का सामान गया, कितने पैसे सामान आया। तो आप स्टोर कीपर हो तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपको अकाउंटेंट के साथ काम करना, आपको बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, क्या ये सामान ये हमने यहाँ दिया, ये सामान हमारे पास आया, तो हर चीज़ का रिकॉर्ड आपको रखना है। अकाउंटेंट उसको अपने अकाउंट में मतलब उसको जो भी चीज़ें हैं सॉफ्टवेयर वगैरह में उसको करके तैयार करता है। तो स्टोर लेजर क्या होता है, इसमें मात्रा भी होती है और पैसा भी होता है, ये भी एक तरह का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसकी विशेषता क्या क्या होती है। विशेषता क्या है, ये लेखा विभाग में रखा जाता है, आपका काम नहीं है मगर आप मदद करते हो। अकाउंटेंट द्वारा अनुष्ठित होता है, यानी कि आपके द्वारा नहीं होता, स्टोर कीपर के द्वारा नहीं होता, ये अकाउंटेंट द्वारा होता है। इसमें मात्रा मूल दोनों होते हैं। प्रत्येक वस्तु का अलग खाता होता है, हर एक वस्तु का खाता होता है, ऐसा नहीं। अभी कभी कभी आप देखे होंगे किसी कम कहीं पर मतलब आप तो मार्केट में गए ही होंगे, कहीं कहीं पर कहीं सामान अगर आप लेने चले जाओ, किसी बाइक सर्विस सेंटर में चले जाओ, जैसे आप पूछो कि भैया आप मेरे ये है क्या, ब्रेक होगी क्या, ब्रेक शू होगा क्या, आप ऐसे पूछते हो ना, ब्रेक शू है क्या, कोई सामान है क्या, तो तुरंत ही कंप्यूटर पे चेक करता है, उसका कोड डालता है, उसमें देख के बताता है कि नहीं भैया मेरे पास नहीं। अब पूछते हो उससे, ये प्राइस भी पूछते हो कि सर ब्रेक शू कितने का है, तो वो आपको बताता है कि 150 रुपए का, 200 रुपए का, 300 रुपए का, जो भी प्राइस है वो बताता है ना। तो यानी कि वो जो लेजर में देख रहा है
वो अकाउंटेंट लेजर में देख रहा है भाई, स्टोर लेजर में देख रहा है, तो वहां पर एक अकाउंटेंट बैठाया जाता है। स्टोर अलग, स्टोर का मालिक अलग होता है और अकाउंटेंट जो होता है अलग। कभी कभी दोनों को काम बता दिया जाता है, सिखा दिया जाता है, ठीक है, तो समय के साथ काम आ भी जाता है, ठीक है, तो बात अलग चीज़ हो गई। तो परिभाषा की बात करें, अगर हम एक सिलेबस के थ्रू पे बात करें, तो ये अकाउंटेंट कार्य, ठीक है। बिन कार्ड से मिलान किया जाता है, भाई मिलान तो करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप बिना देखे कुछ भी डाल दोगे उसमें, पता चला हमारे पास सामान नहीं है और उसमें तो सामान दिख रहा है। और ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है कि इसमें एंट्री नहीं होती, लेजर में एंट्री नहीं है, और वहां पर देखा जा रहा है कि सामान खत्म हो गया। स्टोर इसमें दिखा रहा है, लेजर में दिखा रहा है कि हमारे पास 100 सामान बचा हुआ है, और जब वहां जाके देखा जा रहा है तो वहां पर 10 सामान बचा हुआ है, तो 90 का। तो यहाँ पर ये दोनों चीजों को स्टोर कीपर और अकाउंटेंट को एक साथ काम करना पड़ता है। अगर वो एक दूसरे को नहीं बताएंगे तो फिर दोनों का फिर डांट पड़ेगी भाई, बहुत लंबी डांट पड़ेगी, जो भी अधिकारी होगा वो लपेट लेगा अच्छे से, भाई तुम क्या कर रहे हो काम, तुम दोनों मेंटेन ही नहीं कर रहे हो डेटा। जब डेटा मेंटेन नहीं करोगे तो फिर डिमांड नहीं दे पाएंगे, डिमांड नहीं तो सप्लाई नहीं होगी, बहुत सारी चीजें जो होंगी वो उठपटांग तरीके से हो जाएंगी। इसमें क्या क्या जानकारी दर्ज होती है, दिनांक और दस्तावेज का कोड वगैरह वो सब कुछ होगा। प्राप्त मात्रा और मूल्य कितना है उसका वो भी है, कितनी मात्रा हमने निर्गित कर दी, कितना हमने इशू कर दिया वो, कितनी हमारे पास बैलेंस बच गया, कितना शेष मात्रा बच गया वो, और इकाई दर यूनिट रेट, यानी कि एक एक जो प्रोडक्ट है वो कितने रेट का है। जैसे आप पूछने जाते हो कि नहीं, कभी गए हो दुकान उकान में, तो पूछने जाते हो, कंप्यूटर में देख के बताते रहे हाँ भैया ये सामान हमारे पास, हाँ मिल जाएगा मिल जाएगा, हाँ स्टोर में रखा हुआ है। तो वो स्टोर में देखने नहीं जाता, अपने लेजर में देखता है, अपने लेजर में देखता है, फिर उसके बाद जाता है स्टोर में देखने, क्योंकि वो जानता है कि वो यहाँ पर मेंटेन कर रहा है, तो बार बार उठ के स्टोर में थोड़ी जाएगा, ढूंढने थोड़ी जाएगा, वो यहाँ पर देखता है, अपने लेजर में देखता है कि भाई मेरे पास है, और बता भी देगा आपको रेट कि कितने का है सामान। तो यहाँ से लेजर से आप सभी पूरा मेंटेन किया जाता है, ठीक है, तो ये जरूरी होता है, बढ़िया है। स्टोर लेजर का प्रारूप देख लो, कैसा प्रारूप होता है ये देख लो, क्या क्या चीजें इसमें होती है। जैसे डेट हो गया, उसका विवरण हो गया, प्राप्त मात्रा, प्राप्त मूल्य, तो मूल्य भी होता है इसमें, और निर्गित मात्रा यानी कितना इशू कर दिया, और कितना मूल्य हमारे पास हमने निर्गित कर, कितने पैसे का हमने इशू कर दिया, शेष मात्रा और शेष मूल्य, यानी ये चीजें यहाँ पर रहती हैं आप सभी। तो अगर मान लीजिए 1/4 को हमारे पास कितना प्रोडक्ट था, 100 प्रोडक्ट था हमारे पास, और कितना था भाई, 10,000 रुपए का था, हमारे पास 10,000 का माल था। टोटल माल कितना था हमारे पास, यानी कितना हमारे पास रिमोट था, 100 रिमोट था, तो हमारे पास 10,000 का माल था। उसके बाद 5 तारीख को हमारे पास 50 और आ गया। अब ये माल कितने का आया हमारे पास, 5500 रुपए का माल आया, तो हमारे पास कितनी मात्रा हो गई, 150 मात्रा हो गई। अभी टोटल इसकी कॉस्ट कितनी हो गई, 15,500 हो गई। अब 8 तारीख को हमने क्या किया मेरे भाई, हमने 30 जो माल था वो बेच दिया, किसी को दे दिया 30, और कितने का बेचा है, 3100 रुपए का दे दिया किसी को। तो अब हमारे पास बचा कितना, 120 बचा, क्योंकि 150 था हमारे पास, 150 में से 30 हमने किसी को दे दिया, 120 बचा। और टोटल हमारे पास माल कितने का था, 15,500 का था, उसमें से 3100 हम घटा देंगे, कितना बचेगा हमारे पास, 12,400 बचेगा। तो ये हम इस तरह से हम लेजर में रिकॉर्ड रखते हैं, मात्रा का भी और मूल्य का भी, ठीक है। तो कभी भी किसी कंपनी वगैरह में जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, तो वहां पर देखोगे वो लेजर में ही आपको देखकर बताएगा कि उसके पास कितना सामान बचा है, कितना सामान नहीं बचा है, ठीक है। ये बिन कार्ड और इसमें स्टोर लेजर में अंतर आप समझ ही गए। पहला तो सबसे बड़ा अंतर है कि यहाँ मात्रा होती है, ठीक है, इन दोनों के बीच में अंतर दिखता है, दिखा देता हूँ। ये बिन कार्ड कहाँ पर होता है, तो ये स्टोर में होता है, वस्तु के साथ होता है, और ये कहाँ होता है, लेखा विभाग में होता है। आजकल दोनों एक साथ ही होते हैं, तो बहुत ज़्यादा मत समझना कि अलग अलग जगह आपको अलग अलग रूम दिखे, हो सकता है कि कमरे में बैठ के काम कर रहे हो, ठीक है, स्टोर अपना दूर जगह कहीं पर हो। ये बिन कार्ड किसके द्वारा मतलब सुरक्षित किया जाता है, तो ये स्टोर कीपर के द्वारा, और स्टोर लेजर जो है वो अकाउंटेंट के द्वारा किया जाता है। अभिलेख का प्रकार क्या है, बिन कार्ड क्या है, केवल क्वांटिटी बताता है, और स्टोर लेजर क्या बताता है, मात्रा भी बताता है और मूल्य भी बताता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, भौतिक स्टॉक नियंत्रण, यानी कि हम फिजिकली जाके देख सकते हैं भाई हमारे पास कितना रिकॉर्ड, कितना सामान है हमारे पास, बिन कार्ड से हम जाके देख सकते हैं। और इसका क्या है, वित्तीय और मात्रात्मक यानी इसका मतलब है कि पैसा ऐसा भाई बस सही से होना चाहिए। इसका क्या है, भंडारण का दस्तावेज है, इसका क्या है, लेखा का दस्तावेज है, क्योंकि ये भंडारण से स्टोर से रिलेट करता है। मूल्यांकन इसमें नहीं किया जाता, इसमें पैसा नहीं लिखा जाता, इसमें पैसा लिखा जाता है। स्टोर लेजर से मिलान होता है, हमेशा बिन कार्ड को स्टोर लेजर से मिलान करते हैं, बिन कार्ड से इसको मिलान करते हैं, यानी एक दूसरे से हमेशा ही इसको मिला के चलते हैं। कहीं पर अगर मान लीजिए आपने देखा कि बिन कार्ड में 100 बचा हुआ है, तो यहाँ पर भी 100 बचा होना चाहिए, यानी कि दोनों जगह
माफ कीजिएगा। तो दोनों जगह हमेशा मैच करना चाहिए, चाहे बिन कार्ड हो चाहे स्टोर लेजर हो, दोनों जगह पे हमेशा ही सेम होना चाहिए। अगर कहीं पर भी कम ज़्यादा हो रहा है तो आपस में बातचीत करके या फिर उसको जाके चेक करके दोनों को आपस में मिलान करना पड़ेगा। ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अब आता है यहाँ पर तो बहुत सारे रजिस्टर भी यहाँ मेंटेन करने होते हैं। तो कुछ रजिस्टर हैं जो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे जैसे फोटो में, तो रजिस्टर वगैरह भी मेंटेन करने होते हैं आपको ये स्टोर कीपर में। तो कौन कौन से रजिस्टर है मैं थोड़ा आपको बड़े करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको साफ साफ दिखे। तो यहाँ पर कुछ रजिस्टर आपके लिए हैं, जैसा कि पहला आप सभी का पहला जो रजिस्टर होता है वो कौन सा रजिस्टर होता है, इनवर्ड और आउटवर्ड। जैसे इसके नाम से ही दिख रहा है ना, आवक यानी कि जो सामान आ रहा है वो इनवर्ड में लिखा जाएगा, और एक जावक है यानी कि आवक जावक, यानी कि कोई सामान हमारे पास आ रहा है तो वो आवक में होगा, और कोई सामान जा रहा है तो किस में होगा, जावक में होगा, नाम से ही पता चल रहा है। तो इसमें जो प्राप्ति होती है और जो निर्गमन होता है यानी दैनिक का रिकॉर्ड है, यानी कोई डेली सामान कुछ आ रहा है, डेली कुछ सामान जा रहा है तो वो इसमें लिखा जाता है। उसके बाद आता है सेकंड नंबर स्टॉक रजिस्टर। स्टॉक रजिस्टर में दो रजिस्टर बनाते हैं, एक हमारे पास डेड स्टॉक होता है, एक हमारे पास है कंज्यूमेबल स्टॉक। अब इसके बारे में अभी आपको डिस्क्राइब करूंगा क्या क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड नंबर आता है डेली प्राप्ति रजिस्टर, यानी कि कोई सामान अगर डेली प्राप्त हो रहा है यानी केवल रिसीव हो रहा है, केवल रिसीव हो रहा है तो उसको किस में लिखते हैं, डेली रिसिप्ट रजिस्टर में, यानी कि डेली प्राप्ति रजिस्टर में। और चौथा नंबर है निर्गमन रजिस्टर यानी इशू रजिस्टर, यानी जिसमें केवल इशू किया जा रहा है, यहां से केवल इशू करने वाला रजिस्टर है, तो वो दोनों को अलग करते हैं। इसमें से केवल इशू कर रहे हैं यानी हम किसी को दे रहे हैं। उसके बाद पांचवा रजिस्टर कौन सा आता है, अधिशेष स्टॉक रजिस्टर, यानी कि केवल यहां पर क्या है, जो सामान अधिक हो जा रहा है हमारे पास, अधिशेष मतलब समझ रहे हो ना कि सरप्लस हो जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 100 रिमोट हमारे पास होने चाहिए, अब हमारे पास 200 हो रहे हैं, सरप्लस हो रहा है, तो उसकी भी यहाँ पर हम इसको यहाँ पर लिखते हैं सरप्लस स्टॉक रजिस्टर। उसके बाद छठवां नंबर आता है हमारे पास निलंबन रजिस्टर, यानी कि सस्पेंस रजिस्टर, यानी कोई सामान खराब हो गया है, ठीक है, अतिरिक्त सामग्री है तो उसको भी लिखना पड़ा। ऐसा नहीं खराब हो गया तो फेंक दो, भाई हर एक चीज का रिकॉर्ड रखना है आपको। अगर आपके पास सुई भी है तो सुई का भी रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अरे सुई, अरे सर सुई तो पतली चीज थी, छोटी चीज थी, बटन है तो बटन का भी रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। यानी कि हर एक चीज का, चाहे वो उसकी वैल्यू एक पैसे की हो, अगर आपके स्टोर में है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसका रिकॉर्ड रखोगे। अकाउंट पढ़ा रहा हूँ ना आपको मैं, तो आप उसका रिकॉर्ड रखोगे। आप बिल्कुल भी उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते अरे जाने दो कोई मतलब नहीं है, अरे अरे साहब कोई नहीं, नहीं साहब नहीं सुनेंगे। साहब आपको ये समझेंगे कि आप जो है ना गैर जिम्मेदार हो, आपके अंदर जिम्मेदारी नहीं है। साहब यही चीज़ तो देखते हैं कि बड़े सामान की सुरक्षा तो सब कर रहे हैं, छोटे सामान को बचाना है हमें, कि बड़ा सामान चोरी नहीं हो सकता, छोटे सामान ही तो चोरी होते हैं, उन्हीं का तो हिसाब नहीं मिल पाता है। इसीलिए भाई, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप सभी से कि स्टोर अकाउंटिंग बहुत ही, स्टोर कीपर की जॉब बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की जॉब होती है और बहुत इज्जत भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने रजिस्टर वगैरह देख लिए, टोटल आपको यहाँ पर 6 रजिस्टर जो है वो दिख जाएंगे। 6 रजिस्टर जो है इसके बारे में एक एक करके आपको बताता हूँ। पहला जो आप सभी का रजिस्टर है वो आवक रजिस्टर है। आवक रजिस्टर के बारे में आपको बता दिया कि जो सामान इसमें आ रहा है और जो जा रहा है, आवक जावक रजिस्टर जो है वो इसमें लिखे जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो आपका इनवर्ड हो रहा है, जो आउटवर्ड हो रहा है वो समझे, ठीक है। इसमें कोई भी सामग्री आ रही है, कोई जा रही है तो वो लिखोगे, ठीक है। इसमें एक आपको एक मेमो वगैरह तैयार भी करते हैं, कोई सामान जाता है, ठीक है। और आउटवर्ड रजिस्टर कहते हैं जिसमें से सामान जाता है वो आउटवर्ड होता है, इसमें से इनवर्ड आता है वो आता है। इनवर्ड वाला यहाँ लिखा नहीं है, ठीक है। तो समझ लो आवक मतलब है कि कोई सामग्री भंडार में आ रही है, स्टोर में आ रही है, कोई जावक मतलब है कोई भंडार से जा रही है, ठीक है। अब आता है स्टॉक रजिस्टर। स्टॉक रजिस्टर मैंने बताया डेड स्टॉक होता है, कंज्यूमर होता है। तो डेड स्टॉक क्या होता है, देखो डेड स्टॉक होता है भाई जो, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कंज्यूमेबल बोलते हैं। देखो नॉन कंज्यूमेबल मतलब होता है कि हम इसको खा नहीं सकते। जैसे मान लीजिए कोई मशीन है, अब मशीन को खा लोगे क्या, नहीं खा सकते ना। आपने मशीन को यूज किया, अब कोई और यूज कर लेगा, यानी खत्म नहीं हो सकेगा। मान लीजिए कोई दाल चावल बनाए तो दाल चावल क्या कंज्यूम हो जाएगा, और दाल मतलब चावल रखा है, दाल रखी है तो दाल खत्म हो गई साहब, कोई खा लिया, अब वो क्या हो गया, वो चली गई, खत्म हो गई, वेस्ट हो गई। तो नॉन कंज्यूमर मतलब है, डेड स्टॉक मतलब है कि वो सामान नष्ट नहीं होता, खत्म नहीं होता, ठीक है। इसमें गैर उपभोग वस्तुओं की प्रविष्टि, जैसे मशीनरी,
उपकरण, सहायक उपकरण, ये सब चीजें, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई मशीन है, कोई प्लास है, कुछ चीजें हैं, तो ये सब खत्म नहीं होती। रजिस्टर में वस्तु का पूरा विवरण, सहायक उपकरणों के सही जानकारी दर्ज होती है। रजिस्टर में आप सब कुछ नोट करोगे। जैसे उदाहरण के लिए सिलाई मशीन, कैंची, प्रेस वगैरह, ये सब चीजें क्या है, डेड स्टॉक है, इसको कोई खा नहीं सकता, खत्म नहीं कर सकता, ठीक है। उपभोग करेंगे, बात यूज तो करेंगे ही। एक आता है हमारे पास, सेकंड हमारे पास आता है कंज्यूमर रजिस्टर, यानी यहाँ पर इस चीज को हम खत्म कर सकते हैं खा के। स्टोर कीपर उपभोग सामग्री का रिकॉर्ड रखता है, इसका भी आप रिकॉर्ड रखोगे, ऐसा नहीं कि रिकॉर्ड नहीं रखोगे। इसमें से कपड़ा आता है, कपड़े को हम, जैसे कपड़ा है, कपड़ा कोई ले गया भाई, शर्ट बना लिया, पहन लिया, फट गई। सिलाई धागा हो गया, ठीक है। सहायक सामग्री हो गई, कोई रसायन है, कोई केमिकल है, हो गया, खत्म हो गया, टॉयलेट साफ कर लिया हमने। कोई पैकेजिंग हो गई सामग्री, यानी कोई पैकेजिंग करने का सामान हो गया, ठीक है। तो सामान क्या है, वो यूज हो गया, अब यूज हो गया तो फिर खराब हो गया। एक पृष्ठ पर एक विशेष वस्तु की सभी प्रविष्टियां होती हैं, यानी कि मान लीजिए अगर हमने वहां पर रखा हुआ है, एक पेज में हम एक ही लिखेंगे, ऐसा नहीं कि एक पेज में लगातार लिखे जा रहे हैं कि पूरा खिचड़ी बना दे रहे हैं, नहीं, खिचड़ी नहीं बनाना, साफ सफाई रखनी है। विभिन्न वस्तुओं का अलग अलग पृष्ठों पर दर्ज होगी, यानी कि हर एक वस्तु को एक अलग पेज देंगे और उस पेज पे हम उसको लिखेंगे, ताकि हम उसको रिकॉर्ड अच्छे से मेंटेन कर सकें, साफ सुथरा रहे और हमें भी कंफ्यूजन ना हो। पता चला हम ही कंफ्यूज हो जा रहे हैं, अरे यार हमने ही तो लिखा था, कुछ याद नहीं आ रहा कहाँ लिखा था। तो ये सब चीजों से बचना है आप सभी को, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास दैनिक प्राप्ति रजिस्टर, यानी कि हमें डेली जो प्राप्त हो रहा है, डेली रिसिप्ट रजिस्टर, यानी कि इसमें हम क्या लिखेंगे, प्रविष्टि का समय लिखेंगे, कोई भी सामग्री हमें किस समय प्राप्त हो रही है। जब कोई सामग्री भंडार में आती है तो दिनांकवार दैनिक प्राप्ति रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। निरीक्षण प्रक्रिया, इसमें हम निरीक्षण भी करेंगे भाई। सामग्री का निरीक्षण किया जाता है कि यदि सामग्री उपयुक्त पाई जाती है तो स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। ऐसा नहीं कि मेरे भाई अगर मान लीजिए कोई सामान आपको आ रहा है तो आप चेक नहीं करोगे क्या, आप उसको स्टोर में रख लोगे, चेक तो करना पड़ेगा भाई। दोषपूर्ण सामग्री, यदि सामग्री दोषपूर्ण पाई जाती है तो उससे अस्वीकार कर दिया जाता है, यानी मतलब खराब है तो आप क्यों लोगे उसको, कल को आपको जवाब देना पड़ जाएगा कि क्यों लिया था आपने भाई। या तो सामग्री वापस की जाती है, या तो आपूर्तिकर्ता को रिपोर्ट भेजी जाती है, या तो आप उसको वापस कर दोगे भाई हम रिसीव ही नहीं करेंगे जाओ, या फिर आप उसको एक पेपर में लिखवाओगे कि हाँ हमें जो माल मिला है वो खराब है, बाद में उसको रिटर्न। महत्व क्या है इसका, मत यह रजिस्टर भंडार में आने वाले प्रत्येक वस्तु का प्रथम आधिकारिक रिकॉर्ड होता है, यानी ये पहला रिकॉर्ड होता है। जब कोई भी वस्तु हमारे पास आती है तो हम इसका रिकॉर्ड इसमें रखते हैं, अब बहुत जरूरी है और हमें चेकिंग भी करना है। एक बात जान लो, स्टोर कीपर जो होता है वो सबका वो नहीं होता, मतलब कि अच्छा नहीं दिखता, सबको सबको बुरा लगता है स्टोर कीपर, हर कोई बोलता है यार ये बहुत खराब स्टोर कीपर है। क्यों, क्योंकि वो मना करता है, वो हमेशा ना बोलता है। स्टोर कीपर क्या बोलेगा, अरे सामान नहीं है मेरे पास। जब देख लेता है कि ये आदमी जो है ये फर्जी सामान मांगता है तो उसको मना करेगा। जब कोई इंसान मना करेगा तो वो बुरा बनेगा, सीधी सी बात है। तो स्टोर कीपर लोगों की सबकी नजर में अच्छा नहीं होता, वो हमेशा खरा होता है, नीम की तरह खारा होता है, कड़वा होता है, कि वो मना करता है, खर बोलता है, क्योंकि उसको पता है अगर वो ज्यादा ही फ्रेंडली हो जाएगा, ज्यादा ही मतलब बढ़िया से बातचीत करने लगेगा तो लोग उसका गलत फायदा उठाने लगेंगे, लोग दोस्ती यारी चक्कर में सामान उठाने लगेंगे, लोग एंट्री नहीं करेंगे, संकोच करने लगेंगे, अरे एंट्री क्या करें, बाद में एंट्री कर देंगे। तो इस तरह से फिर स्टोर कीपर काम नहीं कर पाएगा। तो स्टोर कीपर को हमेशा ही खारा होना पड़ता है, हमेशा ही कड़वा होना पड़ता है, हमेशा ही एकदम मुफ्त होना पड़ता है कि भाई तुम चाहे जो हो तुम्हें एंट्री करनी पड़ेगी। तुम ऐसा नहीं कि अपने मन से तुम ऐसा नहीं कर सकते कि अरे मन से अरे हम चाहे वो आप चाहे कोई भी अधिकारी भी हो तो आपको स्टोर में लिखना पड़ेगा। आप किसी के वो नहीं हो, आपको जिम्मेदारी दी गई है तो आपको पूरा काम अपनी जिम्मेदारी से लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो छोटे अधिकारी को रिपोर्ट नहीं करना, आपको बड़े अधिकारी को रिपोर्ट करना है। तो अगर कोई सामान कम ज्यादा जो भी हो रहा है तो आपको वो सारी चीजें आपको ईमानदारी से लिखनी पड़ेगी, नहीं तो वरना कल को आपकी नौकरी पे आ जाएगी बात, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं इशू रजिस्टर, ठीक है। इशू रजिस्टर क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, भंडार से जारी की गई समित सामग्री की दिनांकवार निर्गमन रजिस्टर में दर्ज किया जाता है, यानी कोई भी सामान अगर हम इशू कर रहे हैं तो लिखेंगे। यह रजिस्टर या ढीली पत्ती के रूप में भी हो सकता है, यानी कि इस तरह से ढीली पत्ती समझ रहे हो, यानी एक तरह ढीली पत्ती समझो, जैसे कि एक रजिस्टर जिसमें से हम पर्ची काट काट के निकालो, ढीली पत्ती कहते हैं, ठीक है। अनुरक्षक कौन होता है, इसको स्टोर कीपर ही इसको रखता है अपने पास, ठीक है। स्टोर लेजर संबंध होता है भाई इसका, बिल्कुल होता है भाई। स्टोर लेजर कोई भी चीज इशू कर रहे हो या प्राप्त कर रहे हो तो स्टोर लेजर में तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा, मैंने पहले ही बताया था। अगर स्टोर लेजर मेंटेन नहीं करोगे, कल कोई सामान पूछेगा तो स्टोर लेजर से ही देख कर बताओगे।
आप कितना ढूंढ के बताओगे क्या, स्टोर में जाके घूमोगे अरे सामान है या नहीं, स्टोर लेजर में देखकर बताओगे। तो ये चीज़ जरूरी होता है। महत्व भी इसका बहुत जरूरी है कि भाई इससे सामग्री जो है नियंत्रण में रहती है, हमें पता होता है कि हमारे पास कितना सामान बचा है, कितना हमने दे दिया, तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो हर एक चीज का एक मतलब है, तो कोई भी चीज फालतू मत समझना। स्टोर कीपर का बहुत ही काम जो होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। अब उसके बाद आता है हमारे पास अधिशेष रजिस्टर और निलंबन रजिस्टर। अधिशेष रजिस्टर क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सरप्लस रजिस्टर, सरप्लस स्टॉक रजिस्टर। कभी कभी ऐसी खरीदारी हो जाती है जिसका उपयोग में, जैसे मान लीजिए कभी कभी होता है कि हम कोई सामान ऐसा खरीद लेते हैं कि जिसका हम यूज नहीं कर पाते, तो वो पड़ा रह जाता है, उसकी भी तो एंट्री करनी पड़ेगी ना। ऐसी सामग्री को अधिशेष घोषित किया जाता है, यानी सरप्लस घोषित किया जाता है। इससे अधिशेष स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करते हैं। भाई इसको लिखना तो पड़ेगा, आपको लिखना हर एक चीज पड़ेगा, चाहे आप सुई लेकर आओ चाहे धागा लेकर आओ। इससे अनुपयोगी सामग्री की पहचान होती है, उससे बचा या वापस ही किया जाता है। अब जब हमें पता रहेगा कि हमारे पास इतना सामान है, तो भविष्य में हमसे गलती नहीं होगी, हम दोबारा नहीं खरीदेंगे जब तक वो खत्म नहीं हो जाएगा ना। हमें तो ये भी जानकारी रहेगी ना, ये चीज़ सरप्लस है, हम इसका यूज ही नहीं कर पा रहे, तो हम भविष्य में उसकी डिमांड ही नहीं करेंगे, हम उसको मंगाएंगे नहीं। तो ये सब चीज़ें जरूरी हैं हमारे काम के लिए, नहीं वरना फिर पैसा फालतू बहाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास निलंबन रजिस्टर, सस्पेंस रजिस्टर। ठीक है, सस्पेंशन है, सस्पेंस कर देते हो, मतलब उसको सस्पेंशन कर रहे हो, मतलब उसको निलंबन कर रहे हो। दोषपूर्ण या अतिरिक्त मात्रा में प्राप्त वस्तुओं को सस्पेंस क्या है, सस्पेंशन सेल में रखा जाता है। यानी कि दोषपूर्ण हो गई, यानी खराब हो गई, या उसकी मात्रा भी अधिक हो गई है, तो फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, सस्पेंशन में रख देते हैं। ठीक है, यानी उसका निलंबन करते हैं, उसको हटा देते हैं। स्टोर कीपर ऐसी सभी वस्तुओं के लिए एक अलग निलंबन रजिस्टर बनाता है, रजिस्टर बनाना पड़ेगा आपको। गुणवत्ता नियंत्रण के लिए स्टॉक की नियमित जांच करना आवश्यक है। भाई ये बिल्कुल चेक करना पड़ेगा, कहीं पर जंग तो नहीं लग रही है, कोई सामान खराब तो नहीं हो रहा, ये भी स्टोर कीपर का ही काम है। ठीक है, आप अकेले काम नहीं करते, ये बात याद रखना। स्टोर कीपर अकेले काम नहीं करता, उसके साथ एक दो लोग लगे रहते हैं हमेशा। स्टोर कीपर काम छोटा काम नहीं होता, बहुत बड़ा काम। दोषपूर्ण बैच की पहचान कर उसे बदला जाना, बैच को भी आप हमेशा चेक करते रहोगे। यह ऑपरेटर की सुरक्षा में तैयार उत्पाद की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है, यानी हर एक चीज को आपको चेक करना है, कोई चीज खराब तो नहीं है। ऐसा पता लगे कि माल रखा हुआ है और वो चूहे खा रहे हैं उसको, ठीक है, चूहे को तर दे रहे हैं, कपड़ा रखा है चूहे, तो आपको हर एक चीज की सुरक्षा रखनी है, देखना है, देखभाल रखनी है, हर एक चीज से बचाना है, चूहे से बचाना है, कीड़े मकोड़े से, तो सब चीज आपको पढ़ाऊंगा मैं, हर एक चीज आपको क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी जिम्मेदारी है, आपको करना पड़ेगा। तो ये रजिस्टर भी आपको मेंटेन करना है, ये सब आपका ही काम है। क्यों करना है वो सब चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब रजिस्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर देख लो आप सभी। पहला क्वेश्चन बनता है कि जब आपूर्तिकर्ता परिवहन द्वारा सामग्री भेजता है तो ट्रांसपोर्टर क्या जारी करता है। जब आपूर्तिकर्ता, आपूर्तिकर्ता यानी कि जहां से सामान आ रहा है, तो ट्रांसपोर्टर क्या जारी करता है, एक चालान, एक रसीद जारी करता है। ठीक है, क्या जारी करता है, एक रसीद जारी करता है। ठीक है, डेड स्टॉक रजिस्टर में किस प्रकार की वस्तुएं दर्ज होती हैं, तो बता दे डेड स्टॉक में क्या होता है, जिसका मतलब गैर उपयोग है, यानी कि हम उसको ऐसा नहीं खा नहीं सकते, खत्म नहीं हो सकता, वो मशीनें वगैरह हैं, वो सारी चीजें किसमें, डेड स्टॉक में आती हैं। डेड स्टॉक में ये मत समझना कि जो मर गई हैं चीजें हैं, बहुत लोगों को गलत लगता है। उसके बाद देखो, दैनिक प्राप्ति रजिस्टर में दोषपूर्ण सामग्री पाए जाने पर क्या किया जाता है। अगर मान लीजिए दैनिक प्राप्ति रजिस्टर है और उसमें कोई सामान जो आ रहा है वो खराब है, तो क्या करेंगे, उसको अस्वीकार करके आपूर्तिकर्ता को वापस कर दोगे, जहां से आया वहां वापस भेज दोगे। हम क्यों रिसीव करें, हम रिसीव ही नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि इशू रजिस्टर एवं रिसिप्ट रजिस्टर के आधार पर कौन सा दस्तावेज तैयार होता है। देखो ये मैंने आपको बताया, लेजर जो स्टोर लेजर होता है वो इन दोनों पे डिपेंड होता है, क्योंकि स्टोर लेजर में बाद में एंट्री होती है, पहले वहां से निकलता है सामान। ठीक है, तो वहां से सामान हो रहा है तो हमेशा मैच कराना पड़ता है, हमेशा मैच करा के चलना पड़ता है। ठीक है, तो मैच हमेशा कराना है आपको। अब उसके बाद आता है सस्पेंशन रजिस्टर किसके लिए रखा जाता है। सस्पेंशन रजिस्टर क्या है, मैंने बताया ना, दोषपूर्ण जो वस्तुएं होती हैं उनकी लिए रखा जाता है, यानी कोई चीज खराब हो गई है तो सस्पेंशन में है। ठीक है, उसके बाद छठवां क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सरप्लस स्टॉक रजिस्टर का उद्देश्य क्या है। सरप्लस, सरप्लस मैंने आपको बताया कोई चीज मात्रा में अधिक हो गई है, उपयोग में ना आने वाली अनुपयोगी सामग्री का रिकॉर्ड होता है। जैसे कोई चीज है जो सरप्लस हो गई, यानी कि हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे, तो खत्म ही नहीं हो रही, सरप्लस है, सीधी सी बात है, उसका भी हम रजिस्टर में
एंट्री करते हैं उसका भी हम रजिस्टर यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बिन कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके सामने है, तो क्वेश्चंस मैं आपको कराता रहूंगा ना तो आपके दिमाग में बैठता रहेगा, तो आपको कभी भी मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि अरे सर पढ़ा दिया क्वेश्चन नहीं कराया, तो क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। बिन कार्ड में कौन सा रिकॉर्ड रखा जाता है, तो केवल मात्रा का रखा जाता है, मैंने आपको बताया था। स्टोर लेजर में लेजर कहाँ रखा जाता है, तो अकाउंट में रखा जाता है, लेखा विभाग में रखा जाता है, ये भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, बिन कार्ड कौन अनुरक्षित करता है, मेंटेन कौन करता है, बता दो। बिन कार्ड मेंटेन करता है स्टोर कीपर मेंटेन करता है, क्योंकि उसी का काम है। स्टोर लेजर में क्या दर्ज किया जाता है, तो मात्रा और मूल्य दोनों दर्ज किए जाते हैं। हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टोर लेजर में क्या दर्ज किया जाता है, तो मात्रा और मूल्य दोनों दर्ज किए जाते हैं। बिन कार्ड का उपयोग किस लिए होता है, तो बिन कार्ड का उपयोग किस लिए होता है, भंडार में त्वरित स्टॉक जांच के लिए। अगर बिन कार्ड लगा रहेगा, मान लीजिए किसी रैक में लगा रहेगा, तो हमें पता रहेगा कि इसमें कितनी मात्रा है, हम गिनेंगे थोड़ी। मान लीजिए 100 रिमोट रखें तो हम चलेंगे, अब गिनेंगे क्या उसको, बिन कार्ड में लिखा हुआ है तो हमने इसको तुरंत ही इसको पढ़ लिया, चेक कर लिया कि हाँ 100 रिमोट है, इतने बच्चे हैं इसमें। तो भाई ये त्वरित मतलब जल्दी जल्दी है, वरना अगर हम इसको एक एक करके गिनेंगे तो भाई घंटों लग जाएंगे, घंटों लग जाएंगे आप सभी के। ठीक है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन हो गए। तो अब हम आते हैं हमारे थर्ड चैप्टर में, तो हमारे 2 चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब आते हैं सामग्री प्राप्ति और निर्गमन प्रक्रिया। कैसे कोई डॉक्यूमेंट हमें मतलब कोई भी सामान हमें कैसे प्राप्त होता है और कैसे हम इसको इशू करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले। ठीक है, तो धीरे धीरे हम अपने अकाउंटिंग में आगे चल रहे हैं और सारा काम हम पेपर वाला से सीख रहे हैं यहाँ पर। अभी सारा काम जो है कि अकाउंटिंग से रिलेटेड कैसे कैसे पेपर वाला काम करना है वो। तो भंडार गृह यानी कि स्टोर में सामग्री का आवागमन लगा रहता है, को नियंत्रित एवं दस्तावेजीकरण करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रपत्र फॉर्म डॉक्यूमेंट का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक प्रपत्र की अपनी विशेष भूमिका होती है, यानी कि बहुत सारे यहाँ पर फॉर्म होते हैं, बहुत सारे पेपर होते हैं जिनको हमें बनाना पड़ता है। आप ये मत समझो कि केवल आपको सामान, अरे आ गया सामान, आ गया क्या इसको अंदर रख लो, नहीं, आपको पेपर डॉक्यूमेंट में हर चीज़ को मेंटेन करके रखना है। यही एक स्टोर कीपर की जिम्मेदारी होती है। तभी तो मैं बोल रहा हूँ वो खरा होता है, क्योंकि वो हर बोलता है भाई, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है। अगर वो थोड़ा ढीला पड़ेगा तो सामान ऐसे इधर से उधर हो जाएगा। देखो पहला आपके पास क्या है, माल प्राप्ति नोट, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जीआरएन बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इंग्लिश में बोलते हैं गुड रिसिस्ट नोट। क्या बोलते हैं, गुड रिसिस्ट नोट। गुड मतलब होता है सामान, गुड्स मतलब होता है सामान वाला, गुड वाला नहीं, वेरी गुड नहीं, गुड्स है, गुड्स मतलब होता है सामान। तो माल प्राप्ति नोट, जब कोई सामान आपको प्राप्त होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीआरएन बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, जीआरएन। तो कहीं पर भी जीआरएन है, इसका मतलब है कि वो सामान हमें मिला है, वो सामान हमें मिला है, स्टॉक में हमारे पास आया है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, गुड्स रिसिस्ट नोट बोलते हैं। ठीक है, माल प्राप्ति नोट। इसकी परिभाषा क्या होती है, जीआरएन क्या है, जब भंडार गृह से बाहर से कोई सामग्री आती है, जैसे हमारे पास कोई सामान आ रहा है, तो उसकी जांच के लिए, जांच के बाद माल प्राप्ति नोट बनाया जाता है, यह सामग्री की आधिकारिक प्राप्ति प्रमाण पत्र है। यानी कि अगर कोई सामान हमारे पास आए तो उसको हम चेक करेंगे, उसके बाद हम जीआरएन इशू करेंगे। जीआरएन इशू करेंगे तभी वो सामान हमारे पास आएगा, हमारे स्टॉक में उसको दर्ज किया जाएगा, वरना हम उसको दर्ज नहीं कर सकते जीआरएन के बिना। जीआरएन इशू करना पड़ेगा, माल प्राप्ति नोट हमें इशू करना पड़ेगा, गुड्स रिसिप्ट नोट इशू करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम उसको अपने स्टोर में एंट्री करेंगे, अपने रजिस्टर में एंट्री करेंगे। ठीक है, तो ये एक तरह की रसीद होती है। इसमें क्या क्या जानकारी होती है, जीआरएन क्रमांक होगा, दिनांक होगा, जीआरएन नंबर कौन सा है आपका, आपूर्तिकर्ता सप्लायर का नाम होगा, कहाँ से सामान आया है, क्रय आदेश संख्या पीओ नंबर होगा, किस नंबर से खरीदा गया है, वस्तु का नाम होगा, कोड होगा, उसके बारे में जानकारी होगी, प्राप्त मात्रा होगी, कितनी मात्रा है, कितनी क्वांटिटी है उसकी, ये होगा। गुणवत्ता जांच की स्थिति होगी, मतलब उसकी क्या है, सही है, कंडीशन कैसी है, सही है कि खराब है, कैसा है। वो स्टोर कीपर एवं गुणवत्ता निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे, यहाँ पर उसके सिग्नेचर भी होंगे। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें, ये सब प्रोसेस आपको करने पड़ते हैं, तभी जाके आप सभी का जो है वो जो सामान होता है आप उसकी अपने पास रखते हो। तो जीआरएन इशू करना पड़ता है आप सभी को। ठीक है, जीआरएन की प्रक्रिया को, प्रभाव को एक बार देख लो आप सभी। सबसे पहले आपके पास सामान आएगा, कहाँ से आएगा, सप्लायर से सामान आपके पास आया, आपने उसका क्या किया भाई, जांच की, उसको आपने चेक किया कि भाई सही है कि नहीं सही है, माल पूरा है या नहीं है। उसके बाद आपने क्या किया, जीआरएन तैयार किया, ठीक है, माल प्राप्ति नोट तैयार किया, और उसके बाद उसको लेजर और बिन कार्ड में क्या कर दी, उसकी एंट्री कर दी। ये भी जरूरी है, अगर नहीं करोगे, सामान आपने प्राप्त कर लिया और उसके बाद आपने इसको लेजर में नहीं चढ़ाया, बिन कार्ड में नहीं चढ़ाया,
तो फिर कल आपको बोलोगे यार मेरे पास सामान ही नहीं है, क्योंकि स्टोर में बहुत सारे सामान होंगे, करोड़ों के सामान होंगे, आप जाके चेक करोगे क्या हर एक सामान को। अब आता है सामग्री मांग पर्ची। अब ये क्या होता है, मटेरियल रिक्विजिशन नोट, इसको इंडेंट बोलते हैं, और ये बहुत ज्यादा आम है, क्योंकि स्टोर कीपर के पास सबसे ज्यादा यही आएगा, इंडेंट इंडेंट। कोई बोलेगा इंडेंट इंडेंट बना दो साहब, इंडेंट बना दो साहब, कुछ भी हो, चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, कुछ भी हो, आपको इंडेंट बनाकर ही देना पड़ेगा। आप कोई भी सामान दे रहे हो तो बिना इंडेंट के नहीं दोगे। अगर आपके पास जब तक इंडेंट नहीं आएगा आप सामान नहीं दोगे भाई, ठीक है। जब उत्पादन विभाग या किसी अन्य विभाग को सामग्री की आवश्यकता होती है तो सामग्री मांग पर्ची यानी कि ये मटेरियल रिक्विजिशन नोट यानी इंडेंट भंडार गृह को भेजता है। जैसे मान लीजिए मैं बैठा हुआ हूँ, मुझे सामान की जरूरत है, मैंने बोला कि भाई मुझे रिमोट दे दो, मैं स्टोर कीपर से बोला, तो स्टोर कीपर मुझसे बोलेगा कि इंडेंट है आपके पास, इंडेंट तो नहीं, तो बोलेगा जाओ पहले इंडेंट बना के आओ। आप इंडेंट बना के आओ, यानी कि इंडेंट का मतलब क्या होता है, सामग्री मांग पर्ची, क्योंकि इसमें होता है सिग्नेचर, ये एक प्रूफ होता है कि हमने ये सामान दिया है। स्टोर कीपर बिना इंडेंट के सामान नहीं देगा। जब आप इंडेंट बना के दोगे तो स्टोर कीपर उसको अपने पास रखेगा, क्योंकि फिर उसको उसी के आधार पे तो सामान को कम ज़्यादा करेगा वो। मान लीजिए उसने, आप रिमोट लेने गए, आप उसने 50 रिमोट, आपने 50 रिमोट मांगे, अब मुंह जबानी तो नहीं चलेगा कोई भी काम, सरकारी काम है, कोई मुंह जबानी, सरकारी काम हो चाहे प्राइवेट काम हो, मुंह जबानी काम तो नहीं चलेगा, तो इंडेंट बनाना पड़ेगा। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, इंडेंट बोलते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, MRN। याद रखना, कहीं पर भी MRN लिखा हुआ है इसका मतलब है मटेरियल रिक्विजिशन नोट है, ठीक है। इसको बोलते हैं मांग पर्ची, बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, मांग पर्ची, मगर आम भाषा में इंडेंट, बहुत लोग इंडेंट चिल्लाते हैं। मांगने वाले विभाग का नाम है, कौन मांग रहा है भाई। आवश्यक वस्तु का विवरण कोड होगा, कौन सी वस्तु मांगी जा रही है, मांगी गई मात्रा कितनी मात्रा मांगी जा रही है, मांगने का उद्देश्य क्या है, किस लिए मांग रहे हो, अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर यानी कि साइन करके देना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं अधिकारी हूँ, मुझको सामान जो है तो मैं साइन करके इंडेंट बना के दूंगा कि मुझे जरूरत है, तो वो स्टोर कीपर के पास जाएगा, ठीक है। वो स्टोर कीपर इंडेंट नहीं बनाता है, स्टोर कीपर के पास इंडेंट आता है। मांग पर्ची का महत्व क्या होगा, अनाधिकृत निर्गमन को रोकना। अगर भाई ये जो समझो, अगर दोस्ती यारी में सामान देने लगेंगे तो सामान का हिसाब गड़बड़ा जाएगा, समझ रहे हो ना। अगर दोस्ती यारी में मैंने बोला भाई यार मुझे दे दो, मैं देता हूँ, तो फिर सामान का हिसाब कैसे होगा। आप कैसे किसी को बताओगे कि ये सामान इसको दिया था। जैसे मैंने मन में बोल दिया कि भाई मैंने सामान ये रमेश को दिया था, बोलेंगे क्या प्रूफ है तुमने रमेश को दिया था, बोले रमेश को बुला के पूछ लो। रमेश आया, रमेश बोला नहीं भैया हमें तो सामान नहीं ले गए थे। अब आप क्या करोगे, क्या करोगे आप, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो ये इंडेंट क्या होता है, प्रूफ होता है एक स्टोर कीपर के पास कि हमने ये सामान इनको दिया है, इनका सिग्नेचर है, इन्होंने इतनी डिमांड की थी इसलिए इन्होंने मांगा था। तो इंडेंट एक स्टोर कीपर के लिए एक सेफ चीज है कि भैया वो सामान दे रहा है तो उसके पास इंडेंट है, ठीक है। लागत केंद्र को प्रभावित करती है, कॉस्ट केंद्र को, यानी भाई सीधे सामान अगर कोई निकल रहा है तो उसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए हमारे पास। स्टोर निर्गमन का आधार भी होता है भाई, हमने किसको दिया, किस लिए दिया, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। पता चला कि हम सामान बस निकाले जा रहे हैं, कल को मान लीजिए कोई ऑडिट हो गया, कोई अधिकारी चेकिंग करने आ गया, बोलेगा सामान तुम्हारा जा रहा है, कहाँ जा रहा है ये तो बताओगे, बोले सर जवाब ही नहीं है मेरे पास, तो जवाब होना जरूरी है, ठीक है। सामग्री का उपयोग ऑडिट ट्रायल ऑडिट वगैरह होगा तो उसमें आप सभी को का होगा। बिना अधिकृत मांग पर्ची के भंडार से कोई भी सामग्री नहीं जानी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये किसकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि बिना किसी इंडेंट के आप सामान नहीं दोगे, ठीक है। बिना इंडेंट के आप सामान नहीं दोगे तो नहीं दोगे मेरे भाई, ठीक है। एक रत्ती सामान नहीं दोगे, आप सुई तक नहीं दोगे, ये आपकी पहली चीज है, ठीक है। अब आता है सामग्री वापसी नोट, मटेरियल रिटर्न नोट, ये रिटर्न है, कोई सामान रिटर्न हो रहा है। जब किसी विभाग द्वारा ली गई सामग्री उपयोग के बाद बच जाती है, मान लीजिए हमने 100 रिमोट लेकर गए, हमारा बच गया, हमारा काम 50 में ही हो गया, तो 50 हम वापस कर रहे हैं, तो उस भंडार गृह में वापसी किया जाता है और सामग्री वापसी नोट MRN बनाया जाता है, ठीक है। सामग्री वापसी नोट में दर्ज जानकारी क्या है, वापस करने वाले विभाग का नाम होगा, मूल मांग पर्ची की संख्या होगी, वापसी की जा रही वस्तु का विवरण, कौन से वस्तु वापस कर रहे हैं, वापसी की गई मात्रा, वापसी का कारण भी होगा,
वस्तु की स्थिति क्या वस्तु कहाँ पर उपयोग किया गया, उपयोग लायक है नहीं, मतलब कोई चीज़ वापस करो, ऐसा नहीं खराब करके वापस करो, तो वो भी चीज़ है। वापसी नोट का प्रभाव क्या होता है, बिन कार्ड में प्राप्ति रूप में दर्ज होता है। अगर कोई चीज़ वापस आ रहा है तो उसको बिन कार्ड में करेंगे। स्टोर लेजर में मात्रा मूल बढ़ता भी है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, हमने 100 इशू कर दिया फिर 50 वापस आ गया तो फिर उसको फिर मेंटेन करना पड़ता है। संबंधित विभाग की लागत कम होती है। भाई सीधी सी बात है, किसी को 100 लेकर गया 50 में ही काम हो गया तो फिर लागत तो कम हो गई, तो ये वापसी वाला है। उसके बाद आता है सामग्री अंतरण नोट, मटेरियल ट्रांसफर नोट है, ट्रांसफर कर रहे हो। अब ट्रांसफर वाला क्या सिस्टम समझना, जब एक विभाग या उत्पादन केंद्र दूसरे विभाग को सामग्री सीधे स्थानांतरित करता है, यानी कि यहाँ पर स्टोर कीपर को कोई शामिल ही नहीं कर रहा, यानी कि भंडार गृह वापस किए बिना। जैसे कि मान लीजिए मैं बीच में हूँ, मैं स्टोर कीपर बीच में हूँ, वहां सामान आया और डायरेक्ट चला गया, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मुझे तो कुछ बताना नहीं पड़ा, मुझे कुछ नहीं बताया, तो इसे क्या बोलते हैं, मटेरियल ट्रांसफर नोट है। ये कौन, प्रेषक विभाग है, यानी जो भेज रहा है। सामग्री की अधिशेष मात्रा उपलब्ध है जिसकी अभी आवश्यकता नहीं है, यानी ये मान लीजिए मेरे पास 100 रिमोट लेकर कोई गया था, उसमें से उसके पास 50 रिमोट बच गए। अब 50 रिमोट की जरूरत किसी और को है, किसी तीसरे बंदे को, मुझे नहीं है। स्टोर में वापस नहीं आ रहा, चला गया, मुझे स्टोर कीपर ही समझो, चला गया दूसरे पास, तो मुझे नहीं बताया गया, ठीक है। तो क्या होगा, एमटीएन तैयार करेगा, मटेरियल ट्रांसफर नोट तैयार करेगा। अधिकृत अंतरण नोट जारी किया जाता है जिसमें दोनों विभाग के हस्ताक्षर होंगे, दोनों विभाग एक दूसरे का हस्ताक्षर करके सामान ले सकते हैं। प्राप्तकर्ता विभाग कौन होगा, प्राप्तकर्ता प्राप्तिकर्ता और अपने अभिलेखों में दर्ज करता है, यानी कि जिसने इसको रिसीव किया वो अपने पास दर्ज कर लेगा। एमटीएन से भंडार गृह का स्टॉक प्रभावित नहीं होता। अब देखो मेरे पास तो सामान आया नहीं, तो मेरे पास तो मुझे कुछ मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, मैंने 100 इशू कर दिया तो 100 इशू कर दिया। मेरे पास आता तब तो मुझे मेंटेन करना पड़ता, तो रिटर्न वाले में मेंटेन करना पड़ता है, मगर ट्रांसफर वाले में मेंटेन नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो इसमें मुझे मेरा काम नहीं रहता इसमें, ठीक है। और ये देखो इसके बारे में थोड़ा मैंने शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे जीआरएन के बारे में मैंने बता दिया कि माल प्राप्ति नोट है, इसमें क्या होता है, बाहर से माल आता है, कौन बनाता है, ये स्टोर कीपर बनाता है। जीआरएन कौन तैयार करता है, स्टोर कीपर। स्टॉक का प्रभाव क्या होता है, स्टॉक बढ़ जाता है, सीधी सी बात है, मेरे पास 50 रिमोट आ गए तो 50 का स्टॉक बढ़ गया। इंडेंट मतलब क्या है, मांग पर्ची है, सामग्री की मांग पर बनता है, कब बनता है, जब कोई मांग करता है। कौन बनाता है, मांगने वाला विभाग में, ये याद रखना। इंडेंट जो स्टोर कीपर नहीं बनाता, ये कौन बनाता है, जो डिमांड कर रहा है वो बनाता है। निर्गमन का आधार होता है, यानी कि इसका हम इस्तेमाल क्या करते हैं, ये हम दिखाते हैं कि भाई हमने किसी को दिया है, किस आधार पे दिया है, तो इंडेंट के आधार पे दिया है। एमआरएन मतलब क्या है, वापसी है, कौन बनाता है, कब बनता है, जब सामग्री वापस आती है। कौन बनाता है, वापस करने वाला बनाता है, स्टोर कीपर नहीं बनाता, ये स्टोर कीपर नहीं बनाता, ये वापस करने वाला बनाता है। स्टॉक फिर बढ़ जाता है, वापस ही आएगा तो फिर स्टॉक बढ़ जाएगा। उसके बाद आता है एमटीएन यानी ट्रांसफर वाला, विभागों के बीच हस्ताक्षर होता है, और ये कौन बनाता है, प्रेषक विभाग बनाता है। भंडारण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि एमटीएन से हमारे स्टोर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो सीधा सीधा ट्रांसफर हो गया, हमारे सर के ऊपर चला गया, हमारे पास आया ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ों के बीच में अंतर भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर देख लो आप सभी, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर देखो, जैसे जीआरएन का पूरा नाम क्या है, तो जीआरएन का पूरा नाम क्या है, गुड रिसिप्ट नोट होता है। जीआरएन कब बनाया जाता है, जब बाहर सामग्री आती है स्टोर में तब बनता है, ठीक है। सामग्री मार्ग पर्ची यानी कि इंडेंट कौन बनाता है, ये उत्पादन विभाग बनाता है, ठीक है, ये स्टोर कीपर नहीं बनाता। मटेरियल ट्रांसफर नोट का उपयोग कब होता है, जब एक विभाग से दूसरे विभाग को सामग्री दी जाती है, दूसरी विभाग, एक विभाग दूसरे विभाग को दे रहा है, स्टोर कीपर का यहाँ पर रोल नहीं होता, ठीक है। वापसी नोट, सामग्री वापसी नोट, मटेरियल रिटर्न नोट किसके द्वारा बनाया जाता है, तो ये भी उत्पादन विभाग के द्वारा बनाया जाता है, यानी कि जो भी भेज मतलब कि जो भी वापस कर रहा है वो बनाएगा, ये कभी भी स्टोर कीपर नहीं बनाएगा, ठीक है। अब आता है हमारे पास चौथा अध्याय, क्या है, सामग्री मूल्य निर्धारण विधियां, कैसे हम मूल्य का निर्धारण करते हैं, इन्वेंटरी वैल्यूएशन मेथड, ठीक है। तो भंडार से सामग्री निर्गित इशू करते समय उसका मूल्य निर्धारण करना आवश्यक है। यानी कि मान लीजिए ये रिमोट है, अगर ये मेरे स्टोर से निकलेगा तो मुझे इसका प्राइस तो डिसाइड करना पड़ेगा ना, ये कितने का सामान था, ये कैसे डिसाइड होगा, क्योंकि हमारे पास स्टोर हो रहा है और मूल्य क्या होता है, हमेशा कम ज़्यादा होता रहता है, समझ रहे हो ना। आज कोई चीज़ 10 रुपए की कल को 12 रुपए की हो जाएगी, मगर मेरे पास तो स्टोर में रखा हुआ है,
मेरे पास तो स्टोर में रखा हुआ है, तो मैं कैसे उसका मूल्य निर्धारण करूंगा, कैसे करूंगा वो चीज देखो। इसके लिए विभिन्न विधियां प्रचलित हैं। परीक्षा में FIFO, LIFO और भारित औसत सबसे अधिक पूछी जाती है। यानी कि 3 विधियां यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है। एक आपका FIFO, LIFO है, और ये आपका एक होता है औसत, यानी एवरेज, एवरेज निकालने वाला। तो 3 तरह की विधियां होती है, तीनों तरह का देख सकते हैं। पहला आप देखो FIFO। FIFO का फुल फॉर्म ही पूछा जाता है कई बार। इसका मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। यानी कि जो सामान पहले आएगा वो सामान पहले जाएगा। समझ रहे हो ना? इसमें क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, पहले आई सामग्री पहले इशू होगी। अर्थात जो सामग्री पहले भंडार में आई से पहले उपयोग में लिया, जैसे कि पहले भरा पहले खाली। अब इस बात को समझना, शायद कंफ्यूज हो रहे होगे। ये हर एक प्रोडक्ट की बात कर रहा है। ये रिमोट है, मान लीजिए ये रिमोट मेरे पास 50 रिमोट पहले से रखे हुए थे, ठीक है, 50 रिमोट पहले से रखे थे, तो ये पहले आया था ना, ये चीज़ पहले आई थी ना। तो अब जब कोई सामान लेने, अब फिर मान लीजिए मैंने 50 रिमोट रख दिया, मेरे पास 50 रिमोट आए थे, मान लो 2 तारीख को मेरे पास 50 रिमोट आए थे, मैंने 50 रिमोट मेरे पास आ गए। फिर 4 तारीख को दोबारा से 50 रिमोट आ गए, तो कितने रिमोट हो गए, 100 रिमोट हो गए। अब मुझे किसी को देना पड़ेगा, तो मैं कौन सा रिमोट दूंगा, जो 2 तारीख को आया था। यानी कि जो पहले आया था उसको मैं पहले निकालूंगा। समझ रहे हो ना? जो पहले आया था उसको पहले निकालो। यानी कि जो 50 रिमोट पहले आए थे, 2 तारीख को जो आए थे, उसको पहले इशू करूंगा, और जो 4 तारीख को आए थे उनको बाद में इशू करूंगा। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया था वो पहले जाएगा। जैसे मान लीजिए बैंक की लाइन में लगे हो आप, बैंक की लाइन में घुसे आप, घुस गए लाइन में, बैंक के अंदर चले गए, तो आपका काम पहले होगा ना, फिर पहले आप निकलोगे ना। तो वही चीज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। विशेषता उपयोगिता क्या है इसकी भाई, पुरानी सामग्री पहले उपयोग में आती है, क्योंकि जो पहले से रखा है वो पहले निकाला जाएगा। इससे क्या होता है, नुकसान कम होता है, खराब होने के चांसेस कम होते हैं। मुद्रास्फीति में लाभ अधिक दिखाई देता है। यानी कि पुरानी वस्तु जो थी वो कम प्राइस में थी, ठीक है। जैसे मान लीजिए पुरानी वस्तु 10 रुपए में हमने अपने स्टॉक में रखी थी, अगर अभी निकल रही है तो मान लो 12 रुपए की हो गई, तो हमें फायदा हो सकता है। मुद्रास्फीति में लाभ अधिक दिखाई देता है। समझने एवं लागू करने में सरल होता है, सही, बस आसान है, जो पहले आया पहले भेजो। वास्तविक भौतिक प्रभाव के अनुरूप होता है, सीधी बात है, हमेशा से यही है, तो नियम ही है, जो पहले आएगा पहले जाएगा। जैसे कि अभी हम देखो, हमारी उम्र कम है, और हमारे माता पिता, हमारे दादा, तो हमसे पहले जो आए वो पहले जाएंगे, सीधी सी बात है। समापन स्टॉक वर्तमान बाजार के मूल्य के करीब होता है। यानी कि जो हमारे पास अंतिम स्टॉक होता है वो जो रिसेंट में मार्केट में प्राइस चल रहा है वही होगा, सिंपल सी बात है। कि पुराना स्टॉक तो निकलता जा रहा है, नया स्टॉक जो है वो अभी मार्केट के हिसाब के तो रेट होगा। तो ये चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे लिए सबसे यूजफुल होती है, लोग इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। इसके उदाहरण देख लो, उदाहरण देखो कैसे होगा। यानी कि पहली हमने पहला खरीद किया, पहली हमारे पास स्टॉक आया, हमारे पास कितना आया, 100 हमारे पास रिमोट आया, और एक रिमोट कितने का था, 10 रुपए का था। तो कितने रुपए का हुआ, 1000 रुपए का तो हमारे पास रिमोट हो गया, पहले आया। उसके बाद हमने दूसरी बार दोबारा हमारे पास फिर से आ गया, कितना आ गया, 100 रिमोट आ गया हमारे पास फिर से। अब उसका मूल्य कितना है, 12 रुपए है। यानी कि अब दोबारा जो हमारे पास आया 12 का आया, तो अब वो कितने का हो गया, 1200 रुपए का हो गया ना। जो हमारे पास अभी आया 1200 रुपए का है, क्योंकि अब महंगा हो गया रिमोट। तो बोला जा रहा है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होगा कि यदि 120 इकाई हमें क्या करनी है, इशू करनी है। यानी कि मान लीजिए हमें 120 रिमोट किसी को देना है, हमारे पास टोटल कितने हो गए बताओ, 100 + 100 कितने हो गए, 200 हो गए, 200 रिमोट है। अब इस 200 रिमोट में से हमें 120 रिमोट किसी को देना है, तो पहले पहले बैच की 100 इकाई देंगे, यानी कि जो पहले आया था, यानी ये 100 रिमोट, इसको हम देंगे, और इस वाले 100 में से, इसमें से हम क्या देंगे, 20 दे देंगे, और इसमें से हम क्या दे देंगे, 100 दे देंगे। ठीक है, समझ गए। यानी कि पहला जो आएगा उसमें से हम पूरा 100 दे देंगे, क्योंकि 100 से ज़्यादा तो है नहीं, तो 100 दे दिए पूरा। और जो हमारे पास 100 बच्चे, इसमें से 20 निकाल के दे दिए। तो यानी कि जो देखो, पहला वाला जो 100 था, पहला वाला जो 100 था वो कितने रुपए का था, 10 रुपए का था, ठीक है। तो कितने का हो गया, 1000 का हो गया कि नहीं हो गया। और फिर जो दूसरा बैच था, ये बैच 2 था, जो इसमें से हमने कितना लिया, केवल 20 लिया है। तो हमने 20 लिया, कितने का था, एक 12 रुपए का था, तो 12 दूना 24, तो कितने का हो गया, 1240 रुपए का। यानी कि अब हमने जो सामान दिया है वो कितने का दिया है, 1240 रुपए का। समझ गए ना। यानी कि जो पहले आता है वो पहले जाता है, ये बात इसको समझो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है।
तो क्या लगेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, पुरानी दर से निर्गमन होता है और नई दर पे स्टॉक बचता है। यानी कि पुरानी दर पे ही तो हम बेचेंगे, जिस दर पे हमारे पास आया था उसी दर पे तो हम देंगे ना, उसी दर पे हमें स्टॉक में देना पड़ता है। उसके बाद आता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो लास्ट इन हुआ है वो फर्स्ट आउट होगा, यानी कि जो देर जो मतलब जो अंत में आया है उसको पहले निकालेंगे, समझ गए ना, का उल्टा है बस। जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है जस्ट उसका उल्टा है, क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि जो बाद में आया है वो पहले जाएगा। अंत में आई सामग्री पहले निर्गित होती है, अर्थात पहले, सबसे पहले हाल ही में प्राप्त सामग्री को पहले उपयोग में लेते हैं, यानी कि जो अभी आया है उसको हम पहले निकालेंगे। इसकी विशेषता और सीमाएं क्या क्या है। मुद्रास्फीति में लागत अधिक दिखाई देती है, यानी कि जब महंगाई बढ़ जाती है तो इसको अधिक दिखाई देती है। मुद्रास्फीति में लाभ कम और कर लाभ होता है, मतलब लाभ कम होता है, ठीक है। समापन स्टॉक सामग्री पुरानी दर पे, समापन स्टॉक पुरानी दर पे होता है, पुरानी दर पे ही होता है, क्योंकि भाई जो पहले अभी आया है वो चला गया, समझना। अभी जैसे कि मान ले मैं अभी 50 ये रिमोट लेकर आया, 50 रिमोट, ठीक है। उसके बाद अभी मैं 100 रिमोट और लेकर लेकर आएगा, तो अब मैं 50 रिमोट पहले नहीं निकालूंगा, पहले जो नया अभी 100 रिमोट लेकर आया उसको पहले निकालूंगा, ठीक है। ये चीज़ है भाई, इसमें दिक्कत होती है थोड़ी सी। अंतर्राष्ट्रीय मानकों में माने नहीं है भाई, इसको मानते नहीं है, कि गलत है ना, आपको पहले वाले को पहले निकालना चाहिए, वरना वो खराब नहीं हो जाएगा। भारत में सीमित उपयोग होता है, भारत में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग नहीं होता है, ठीक है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ज़्यादा उपयोग होता है। तो ये इसका वो है, थोड़ा एग्जाम्पल है। जैसे कि हमारे पास पहले पुराना था, 20 इकाई थी, 10 रुपये की, 200 रुपये का माल था। अभी हमारे पास क्या आया, दूसरे बैच में हमारे पास 100 इकाई आ गई, और एक जो है 12 रुपये की, टोटल 1200 रुपये का हो गया। अब मान लीजिए किसी को हमें देना है, तो हमने बोला कि 120 माल किसी को दे दिया, हमने 120 दे दिया, तो वो कितने का हो गया, 1400 रुपये का हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट को करना है। इसमें क्या होता है, जो अंत में आएगा उसको पहले भेज देंगे, ठीक है। अब आता है हमारे पास वेटेड वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। देखो वेटेड एवरेज प्राइस मेथड का मतलब है कि एवरेज निकाल लो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसमें एवरेज निकाल लो। इसकी विधि क्या है, इस विधि में प्रत्येक नई प्राप्ति के बाद एक नया भारित औसत मूल्य निकाला, यानी कि एक औसत निकाला जाता है उसी वस्तु पर सामग्री को दिया। इसमें मतलब इसमें कुछ ज्यादा टेंशन लेने वाली बात है, एक बार औसत निकालो उसी पे बेच दो। अब ये कैसे निकालते हैं, देखो इसका फॉर्मूला देख लो, ये फॉर्मूला होता है, भारित औसत दर क्या है, कुल स्टॉक का मूल्य लिखो, जितना भी स्टॉक है आपके पास, जितना मूल्य है वो लिखो, और स्टॉक की मात्रा से भाग दे दो बस। मान लीजिए आपके पास 10,000 का माल है और आपके पास 100 माल है, तो 10,000 में 100 से भाग दे दो, तो एक वस्तु कितनी होगी, 100 रुपए की होगी। तो इस तरह से यहाँ पर करना है, यानी कि मूल्य लिखना है जितने का भी आपके पास सामान है। जैसे रिमोट है आपके पास ये रिमोट 2,000 का है, और कितने रिमोट है आपके पास, मान लीजिए 100 रिमोट है, तो 2,000 में 100 से भाग दे दो बस, यानी कि मूल्य में मात्रा से भाग दे दो बस, टोटल मूल्य में टोटल मात्रा से भाग दे दो, जैसे यहाँ पर समझाया गया है इसको। भारित औसत कैसे निकालेंगे, देखो जैसे मान लीजिए 100 इकाई है हमारे पास, कितने रुपए की, 10 रुपए की है, तो कितना हो गया, 1,000 रुपए का हो गया, यानी एक वस्तु 10 रुपए की है, 100 वस्तु है हमारे पास, तो 1,000 रुपए का माल हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद 100 वस्तु हमारे पास 12 रुपए की है, हमारे पास नया माल आ गया, तो कितने की होगी, 1200 रुपए हो गई। अब टोटल हमारे पास माल कितने का हो गया, 1,000 और 1200 कितने का हो गया, कितने का हो गया बताओ, 2,200 रुपए का माल हो गया कि नहीं हो गया। और टोटल हमारे पास वस्तु कितनी हो गई, 100 कितनी, 200 हो गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 22 को 11 से काटा, 22 को 2 से काटा, 11 आया, यानी एक वस्तु अब कितने रुपए की, 11 रुपए की है। अगर हमें अब किसी को 120 वस्तु देनी है, तो अगर हाँ, टोटल वस्तु कितनी हो गई, 200 वस्तु हमारे पास थी, उसमें से हमें 120 देनी है किसी को। अगर एक वस्तु 11 रुपए की है, तो भाई टोटल हमने कितने की दिया, 1,320 रुपये। तो यहाँ पर क्या निकालते हैं, एक एवरेज निकाल लेते हैं बस, सिंपल से, जितना पैसा हमारे पास है उसमें संख्या से भाग दे दो बस, और जितना हमारे पास निकल जाएगा, और जितना भी हमें इशू करना है उसमें गुणा कर दो, सिंपल सा है, ठीक है। इसमें एक विशेषता क्या है, मूल्य में उतार चढ़ाव कम होता है, सिंपल सी बात है, एवरेज निकाला है तो उतार चढ़ाव कम है। सभी बैचों को समान महत्व मिलता है, सभी को समान महत्व मिलता है। व्यापक रूप से स्वीकृति विधि, यानी सभी इसको स्वीकार करते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट के बीच का संतुलन है, यानी बीच का काम है। भारतीय उद्योग में सर्वाधिक परिचित, यानी सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है, सबसे ज़्यादा इसी का यूज होता है। एवरेज निकाल लो, एवरेज प्राइस में बेचो, वो सही है, और सबसे सही तरीका है ये, सबसे सही तरीका, ना ही इसमें कोई घाटा होता है ना ही कोई प्रॉफिट होता है, सब बीच का है। अब तीनों विधियों की तुलना में यहाँ पर आपसे भी देख लो, तुलना कर दी है इसमें मैंने, ठीक है।
यहाँ पर क्या है विशेषता देख लो, यहाँ पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का है, लास्ट इन फर्स्ट आउट का है, और आपका यहाँ पर एवरेज वाला है। ठीक है, इसमें निगमन क्रम क्या होता है, यानी कौन पहले निकलता है, तो इसमें पुरानी वस्तु पहले निकलती है, और लास्ट इन में नई वस्तु पहले निकलती है, और इसमें औसत दर से निकलती है। इसमें महंगाई में लागत क्या होती, कम होती है, इसमें महंगाई में लागत अधिक होती है, इसमें मध्यम होती है। इसमें महंगाई में लाभ अधिक होता है, इसमें इसमें कम होता है, इसमें मध्यम होता है, क्योंकि एवरेज है। समापन स्टॉक मूल्य इसमें उच्च दर पे होगा, क्योंकि इसमें लास्ट वाला बचा रहता है, और इसमें क्या लास्ट वाला पहले निकल जाता है, तो इसमें जो लास्ट का स्टॉक है वो कम दर पे होता है, और इसमें भी एवरेज ही होता है, क्योंकि एवरेज निकाल रहे हैं हम सभी। जटिलता इसमें सरल होती है, सरल है, ये भी सरल है, और थोड़ा सा ये जटिल होता है, क्योंकि इसमें एवरेज निकालना पड़ता है आपको बार बार। ये जो भाई IFRS को इससे मान्यता मिलती है, हाँ इसको मिलती है, इसको मान्यता नहीं मिलती है, और इसको भी मान्यता मिली है। ठीक है, भारत में किसका उपयोग होता है, इसका उपयोग होता है, इसका उपयोग नहीं होता है, ना के बराबर होता है, और इसका उपयोग होता है, सर्वाधिक होता है, एवरेज वाले का सर्वाधिक होता है, तो सबसे ज्यादा इसी का करते हैं, एवरेज वाले का। ठीक है, तो एवरेज निकालने में कोई घबराना मत, कंफ्यूज मत होना। जितने का माल है हमारे पास 10,000 का माल है, उसमें उतनी संख्या से भाग दो, जितनी संख्या, मान लो हमारे पास 10,000 का माल है, हमारे पास 100 मोबाइल है, तो 100 मोबाइल से भाग दे दो, जितना बचेगा वो हमारे पास एक मोबाइल का मूल्य बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बारे में तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, क्या है, अब क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन यहाँ पर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। पहली बात तो इनका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इसका फुल फॉर्म होता है। लिखा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट विधि में सामग्री निर्माण का क्रम कैसा होता है, हमेशा पुरानी वस्तु पहले निकाली जाती है इसमें। ठीक है, बोला जा रहा है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट में इन्फ्लेशन के समय लाभ पर क्या प्रभाव पड़ता है, लाभ क्या होता है, घट जाता है, लाभ घट जाता है, क्योंकि पुरानी वस्तु बची रह जाती है, पुरानी वस्तु बची रहेगी तो कम दाम पे ही होगी। भारित औसत मूल्य विधि दर की गणना कैसे करते हैं, कुल मूल्य में कुल मात्रा से भाग दे दो, निकल जाएगा हमारा। अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक के अनुसार कौन सी विधि मान्य नहीं है, तो ये वाली जो है लास्ट इन फर्स्ट आउट वाली जो विधि है मान्य नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं बचते, और हमारे पास आखिरी जो है, आखिरी हमारे पास चैप्टर बचता है अकाउंटिंग का, वो कौन सा है, स्टॉक सत्यापन और नियंत्रण, स्टॉक वेरिफिकेशन और कंट्रोल। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। ठीक है, स्टॉक सत्यापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्टोर में रखी गई सामग्री की भौतिक जांच की जाती है, यानी हम इसको जाके चेक करते हैं, ऐसा नहीं है केवल कंप्यूटर में देख लिया, अरे हाँ हाँ सामान है हमारे पास, नहीं, इसको जाके देखना पड़ता है, तभी तो वेरीफाई होगा ना। उसमें अभिलेखों से मिलाया जाता है, और उसके बाद हम उसको मिलाते हैं, और यह आंतरिक नियंत्रण का अत्यंत मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि हम इसको जाके खुद वेरीफाई कर रहे हैं। अगर कोई हमसे बोल रहा है कि हमारे पास रखा हुआ है भाई, सिलाई मशीन रखी हुई है 50 ठो, तो हमें देखना पड़ेगा 50 ठो है या नहीं है, केवल कागज में थोड़ी है, तो हमें देखना पड़ता है इसमें कि कागज ही तो नहीं केवल दिखा रहे हो, बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हो, जाके देखो तो भाई ग्राउंड पे, तो वेरिफिकेशन बहुत जरूरी होता है, तो इसका बहुत जरूरी होता है भाई। ठीक है, केवल कागज पे नहीं चलना है। इसका भौतिक सत्यापन कैसे कैसे करते हैं, आवधिक स्टॉक टेकिंग, या आवधिक मतलब होता है कि या हम साल में एक बार कर रहे हैं, तो इस तरह से हम करते हैं, यानी कि पीरियोडिक होता है, पीरियोडिक मतलब कि साल में एक बार हम कर रहे हैं, वित्तीय वर्ष में एक बार कर रहे हैं, एक बार साल में हम स्टॉक की चेकिंग कर रहे हैं। मगर ये अब आजकल सही नहीं है, क्योंकि जहां पर स्टॉक बार बार निकल रहा है तो वहां पर चेक करना पड़ता है। ठीक है, इसमें लाभ क्या है, विस्तृत एवं संपूर्ण जांच होती है, क्योंकि साल में एक बार करते हैं तो पूरा जांच की जाती है। वार्षिक खातों हेतु उपयोग होता है, यानी कि हमेशा जो वार्षिक खाते होते हैं उनको एक बार में चेक किया जाता है। सभी विसंगतियों को एक साथ सामने आती है, यानी जितनी भी कमी है वो एक साथ सामने आती है। हानि क्या है, इसके लॉस है, लॉस क्या है कि भंडार गृह बंद करना पड़ता है, यानी कि जब होता है तो हम भाई कोई सामान इशू नहीं कर सकते, क्योंकि अब इस समय क्या हो रहा है, वेरिफिकेशन चल रहा है। अगर इस समय भी हम सामान इशू करेंगे, समझ रहे ना, इस समय भी सामान अगर इशू करेंगे तो फिर हम मैच नहीं करा पाएंगे, क्योंकि एक तरफ से सामान आ रहा है एक तरफ सामान जा रहा है, तो कैसे गिनती कर पाओगे, गिनती करने के लिए उसको रोकना पड़ेगा ना, तो इसलिए हमें फिर जो स्टोर है वो बंद करना पड़ता है, हमें हम सामान नहीं देंगे ना लेंगे, उत्पादन प्रभावित हो जाता है भाई। भाई सीधी सी बात है, हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमारे पास स्टॉक कितना बच रहा है, वर्ष में केवल एक बार जांच हो रही है,
भाई केवल एक बार जांच हो रही है, भाई ट्रांसफर हो गया किसी का इधर उधर तो फिर दिक्कत है। इसमें क्या क्या काम करते हैं, टीम बनाना पड़ता है हमें, ऑडिट टीम बनाना पड़ता है, गणना पर्ची काउंटिंग सीट वगैरह बनानी पड़ती है, भौतिक गणना करनी पड़ती है, अभिलेख जाना, ये सब ऑडिट का काम है। तो ये आपके लिए सरदर्दी होती है, सच बताऊं तो सबसे ज़्यादा सरदर्दी यही है जब ऑडिट होता है। ऑडिट में आपको सब कुछ दिखाना पड़ता है, ऑन रिकॉर्ड भी दिखाना पड़ता है और फिजिकली भी दिखाना पड़ता है कि सामान केवल रिकॉर्ड में दिखाने से नहीं होता, रिकॉर्ड तो मेंटेन करना ही पड़ता है। उसके बाद उन लोग वेरीफाई भी करते हैं, सामान को देखते भी हैं सामान कैसे रखा है। बहुत मतलब हम तो देखे हैं अपनी आंखों से, जब ऑडिट आता है तो बहुत साफ सफाई, ऐसे तो साफ सफाई उतनी नहीं, बहुत साफ सफाई, सामानों को सही तरीके से रखा जाता है। वैसे सामान इधर आ रहा है जा रहा है कहीं पड़ा हुआ है, मगर जब ऑडिट होता है सामान को सही से रखना है, हर चीज़ व्यवस्थित तरीके से रखना है, सारा रजिस्टर मेंटेन करके रखना है, कहीं पर भी एक्स्ट्रा पेन नहीं, काट पीट नहीं, वाइटनर नहीं, तो बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, हर एक चीज़ को मेंटेन करके चलना पड़ता है। ठीक है, के बाद क्या होता है इसमें, एक आता है, ये तो हमने देख लिया हमारा कि ये पीरियोडिक था, यानी कि साल में हम केवल एक बार कर रहे हैं। एक आता है हमारे पास कंटिन्यू कर रहे हैं, कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग। ये आजकल बहुत सारे मॉल वगैरह में होता है, जहाँ पर भी होता है, तो यहाँ कंटिन्यू स्टॉक मतलब माल की चेकिंग हो रही है। तो यह क्या है, सतत स्टॉकिंग, वर्ष भर नियमित रूप से चलता है, यानी कि मतलब पूरे साल करते रहते हैं, प्रतिदिन करेंगे, सप्ताह में करेंगे, मतलब अपने अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं। ठीक है, इस भंडार की कुछ वस्तुओं की भौतिक गणना की जाती है, यानी हमेशा इसी गिनती कर रहे हैं। इसमें सभी वस्तुओं का वर्ष में कम से कम एक बार सत्यापन हो जाता है। ठीक है, और सच बताऊं तो जो होती है क्या बोलते हैं, ये लो स्टोर वगैरह वाला, तो स्टोर में अगर सरकारी विभाग की बात करें तो 2-3 बार हो जाता है, 2-3 बार वेरिफिकेशन। ठीक है, या फिर जैसे कि कोई आ गया, अधिकारी आ गया तो उसकी तारीफ हो जाता है, ऑडिट आ गई, इस तरह से 2-3 बार यहाँ पर वेरिफिकेशन चलता रहता है। तो साल भर इस तरह से वेरिफिकेशन चलता रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वेरिफिकेशन होता रहता है तो अच्छी बात है, ऑडिट होता रहता है अच्छी बात है। विशेषता क्या है, इसमें स्टोर बंद नहीं करना पड़ता है, क्योंकि पता है गिनती कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उत्पादन आप प्रभावित रहता है, यानी कि सीधी सी बात है, हम बता सकते हैं कि भाई कि कितना बनाना है कितना नहीं बनाना है। यहाँ पर जो भी गलती होती है वो पकड़ जाती है। नियमित जांच से कर्मचारी जो होते हैं वो सतर्क रहते हैं, भाई हमेशा काम चल रहा है तो भाई कोई भी चीज़ चोरी हो रही है तो पता चल जा रही है। महंगी वस्तुओं की अधिक बार जांच होती है। ठीक है, सतत सत्यापन की प्रक्रिया क्या है, वस्तुओं की श्रेणी में विभाजित करते हैं, ABC करके इनको बांट देते हैं। श्रेणी ए में क्या होता है, सबसे अधिक बार जांच किसकी की गई है, बी में जिसकी कम बार जांच की गई है, सी बार जिसकी बहुत कम बार जांच की गई। तो ABC करके बांट देते हैं, ए का मतलब होता है सबसे अधिक बार जांच की गई। परिणाम स्टोर लेजर से मिलाते हैं और सबको मिलान करते हैं। तो स्टोर लेजर आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो मिलान किया जाता है। तुलना वगैरह देख लो। ठीक है, आवृत्ति वगैरह, ठीक है, वर्ष में एक बार करते हैं, किसमें करते हैं, आवधिक में, आवधिक मतलब साल में एक बार, और सतत मतलब है कि मान लो महीने महीने में कर रहे हैं, हफ्ते हफ्ते में कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें वर्ष में एक बार कर रहे हैं, इसमें नियमित या प्रतिदिन कर रहे हैं। इसमें भंडारण संचालन बंद करना पड़ता है, इसमें चालू रहता है। इसमें उत्पादन प्रभाव बाधित हो जाता है, भाई सीधी सी बात है, पूरे स्टोर बंद कर रहे हैं, इसमें अप्रभावित रहता है। इसमें त्रुटि पकड़ने में देर से पकड़ने आती है, क्योंकि साल में एक बार कर रहे हो तो भाई देर से पकड़ में आएगी, इसमें जल्दी पकड़ में आ जाती है। ये एक मुश्त अधिक है, इसमें वर्ष भर वितरित रहता है। इसकी छोटे संगठन बनते हैं, इसमें बड़े संगठन बनते हैं, क्योंकि भाई हमेशा चेकिंग कर रहे हो हमेशा। ठीक है, आधुनिक उद्योगों में सतत स्टॉक टेकिंग को अधिक व्यवहारिक माना जाता है, यानी कि जो आजकल चल रहा है वो आजकल यही चल रहा है कि महीने महीने जो अपना स्टॉक है वो मेंटेन करके। मैं सरकारी विभागों में ऐसा नहीं होता, सरकारी विभागों में 6 महीने पे, 8 महीने पे, 9 महीने पे, इस तरह से यहाँ पर चलता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर देख लो, बोला जा रहा है कि पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग कितनी बार की जाती है, तो वर्ष में एक बार की जाती है आमतौर पर। स्टॉक सतत स्टॉक टेकिंग यानी कंटिन्यू स्टॉक टेकिंग का मुख्य लाभ क्या है, उत्पादन बंद किए बिना नियमित सत्यापन, यानी जो लगातार कर रहे हैं, महीने महीने कर रहे हैं, तो हमें उत्पादन बंद नहीं करना पड़ता, स्टोर बंद नहीं करना पड़ता। सतत स्टॉक टेकिंग किस नियंत्रण तकनीक के साथ मिलकर काम करती है, तो ABC से काम करती है, जो बताया ना कंटिन्यूस जो करती है वो ABC पे काम करती है। आवधिक स्टॉक टेकिंग में उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उत्पादन बाधित हो जाता है, जो मतलब कि साल में एक बार कर रहे हो, तो जब साल में एक बार करोगे तो भाई सीधी सी बात है, आपको कम से कम 10-15 दिन के लिए तो बंद करना ही पड़ेगा, आपको पूरा स्टोर मेंटेन करना है, उस समय इशू नहीं होता। ठीक है, अब आता है इसी वेरिफिकेशन में आगे आता है कि स्टॉक विसंगतियां, कमी एवं अधिकता, यानी स्टॉक में जो मतलब कि आएगा, ये आम है, ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी कि कैसे कम हो रही है कैसे ज़्यादा हो रही है,
आप कितना भी मेंटेन कर लो, चीज़ें दिखती हैं इस तरह की। तो उन चीज़ों को कैसे टैकल करना है, कैसे आपको सही करना है, वो सब चीज़ें यहाँ पर देख लो। भौतिक सत्यापन के दौरान अक्सर अभिलेख बिन कार्ड लेजर और उसमें लेजर में वास्तविक स्टॉक में अंतर पाया जाता है। ये आम बात है, ये होता है। इन्हें स्टॉक विसंगति या स्टॉक डिस्क्रिपेंसी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा होता है भाई, क्योंकि सीधी बात है, इंसान हो, अरे कल एंट्री कर देंगे, परसों एंट्री कर देंगे, अरे ठीक है अभी मन नहीं, बाद में एंट्री कर देंगे। तो इस तरह से होता है, तो स्टॉक इधर उधर होता है, ठीक है। अब इसको कैसे हम मैनेज करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे स्टॉक को, ठीक है, शॉर्टेज को कैसे मैनेज, कारण देखेंगे। पहली बात, कैसे किस कारण से हुआ है ये, क्या चोरी हो गई है, या फिर क्षति हो गई है, या फिर उड़ गया भाई, सीधी सी बात है, मान लो कोई तेल वगैरह केमिकल वगैरह वो उड़ गया, गलत एंट्री कर दी हमने, निर्गमन के समय अधिक देना, यानी कि मान लीजिए इशू करना था हमें 50 करना था, हमने 55 कर दिया, तो वो भी सही है। प्रत्येक कारण की जांच करेंगे। तो हम पहले तो जांच करेंगे कि किस वजह से ऐसा हो रहा है, हमारा मैच क्यों नहीं कर रहा, जांच रिपोर्ट तैयार करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारे पास ये जो झोल हो रहा है, झोल रिपोर्ट तैयार कर संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी, कमी का विवरण स्पष्ट रूप से बताया जाएगा उसमें। लेखा समायोजन होगा, अनुमोदन के बाद अभिलेख में समायोजन प्रविष्टि की जांच की जाएगी, कमी को शॉर्टेज अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, यानी किस वजह से कमी हुई है वो सब चीजें बता के, रीजन बता के उसको डेबिट वगैरह किया जाएगा। भविष्य में रोकथाम करेंगे, अगर कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है इसको रोको, तो सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करेंगे, बेहतर अभिलेख प्रणाली बनाएंगे, नियमित परीक्षण करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे, तो ये सब चीजें करेंगे। मगर ये सब चीजें होती हैं और पता भी रहता है, गलतियां भी होती हैं, कभी हो जाता है कि किसी को मान लीजिए 10 देना है, हमने 15 दे दिया, तो स्टॉक कभी कभी इस तरह से आगे पीछे होता रहता है। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको चीजें करते रहना है, ठीक है। अब आता है स्टॉक अधिकता कैसे हो जाती है, सरप्लस कैसे हो जाता है। तो अधिकता के कारण क्या क्या भाई, कोई बोले कि तुम्हारा सरप्लस कैसे हो गया भाई, कैसे सरप्लस हो गया, जवाब दो। तो बोलोगे कि सामग्री वापसी की गलत प्रविष्टि हो गई। मान लीजिए कहीं से सामान आना था, 10 सामान आना था, ठीक है, आपने 20 एंट्री कर दी है, सरप्लस दिखा रहे हो। गणना में गलती हो गई, गिनती में गलती हो गई। निर्गमन समय कम देना, यानी आपको इशू करना था 50, आपने 25 इशू किया, तो तब भी आपके पास ज़्यादा हो जाएगा। अन्य स्थान से अनर्गित सामग्री आना, यानी हो सकता है कि कहीं से आपके पास सामान आ गया, आपने उसकी एंट्री नहीं की है। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इसके, ठीक है। प्रबंधन प्रक्रिया कैसे इसको रोकेंगे, अधिकता की तत्काल सूचना वरिष्ठ को दे दें, यानी अगर आपके पास ऐसा हो रहा है, अधिक हो रहा है, तो आप उसकी सूचना दे दो। सामग्री की सुरक्षित रखें, जाओ जो भी सामग्री आपके पास है उसको रखें, ऐसा नहीं कि सरप्लस हो गया तो चलो बांट दो, भंडारा कर दो, नहीं। जांच एवं अनुमोदन के बाद अभिलेख में सरप्लस अकाउंट में क्रेडिट करें, सरप्लस अकाउंट में क्रेडिट कर दो और जांच कर लो, देख लो सब कुछ ठीक है तो कर दो। पिन कार्ड एवं स्टोर लेजर अपडेट कर दो, अपडेट कर दो। अधिकता को भी उतनी ही गंभीरता से लेना चाहिए जितनी कमी को, यानी कोई चीज़ अधिक हो जाए या कोई चीज़ कम हो जाए, हमेशा दोनों चीज़ों को ही आपको सीरियस नोट पे लेना है। ऐसा नहीं कि अधिक हो गया तो भंडारा कर दो, अरे कल को पता चला अरे नहीं अधिक नहीं था, वो तो गलत एंट्री हो गया था, ठीक है। तो समझो, ना कभी ज़्यादा उतावला होना है, ना ज़्यादा जोश में आना है, हमेशा अपने काम के प्रति सीरियस रहना है। स्टोर कीपर का काम जो होता है बहुत जिम्मेदारी काम, आपको समझना पड़ता है कि कोई यहाँ पर आपका दोस्त है, सब आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, सब आपसे सामान लेना चाहते हैं, इसलिए आपसे मीठा मीठा बोल रहे हैं। देख लो, जिस दिन आप स्टोर कीपर की पोस्ट से हट जाओ, आपसे कोई बात नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है स्टोर कीपर पे बैठे हुए, तो इसलिए आपसे सब बात कैसे थे, ठीक है। स्टॉक विसंगति की लेखा प्रविष्टि कैसे इसको मतलब मेंटेन करेंगे, देखो। स्टॉक की कमी या अधिकता पर पाए जाने पर निम्न प्रकार की लेखा प्रविष्टि की जाती है, यानी निम्न तरीके से इसको बना सकते हैं। पहले बात देखो, स्टॉक की कमी होकर होगी, शॉर्टेज हो रही है, तो लेखा प्रविष्टि शॉर्टेज लॉस्ट अकाउंट में करेंगे। डेबिट कहाँ करेंगे, शॉर्टेज अकाउंट में करेंगे, और क्रेडिट कहाँ करेंगे, स्टॉक अकाउंट में, ठीक है। सामान्य कमी अगर हो रही है तो उत्पादन लागत में समायोजन करेंगे, कॉस्टिंग में करेंगे, और स्टॉक अकाउंट में करेंगे। स्टॉक अधिकता हो रही है तो इसको किस में करेंगे, स्टॉक अकाउंट में करेंगे। ये आपका काम नहीं है, ये तो स्टोर लेजर बनाता है। स्टॉक में करेंगे, इसको भी सरप्लस में कर देंगे, ठीक है, सरप्लस वाले में करें। अनुमोदित कमी है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे, और स्टॉक अकाउंट में, ठीक है। तो कोई भी चीज़ करना है तो सबसे पहले आपको सब जगह से परमिशन लेनी पड़ेगी। कुछ क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, देखो क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं आपके। स्टॉक की कमी के क्या कारण हो सकते हैं, कारण मैंने आपको बताया कि चोरी हो गई है, या फिर कोई खराब हो गया है, या फिर उड़ ही गया, या फिर गलत एंट्री कर दी हमने। स्टॉक की कमी लेखा प्रविष्टि में किसे डेबिट किया जाता है,
तो एक स्टॉक की कमी होगी तो प्रॉफिट एंड लॉस खाता में करेंगे या ओवरहेड खाता में करेंगे, ठीक है। स्टॉक सरप्लस हो गया, अधिक हो गया, तब क्या करेंगे, प्रमुख कारण क्या है इसका, तो निर्गमन के समय कम सामग्री देना, ये भी एक रीजन हो सकता है इसका, ठीक है, जब आप इशू कर रहे हो तो समय कम दे रहे हो। चौथा नंबर क्वेश्चन बनता है कि सामान्य कमी नॉर्मल लॉस को किस प्रकार लेखांकित करते हैं, तो उत्पादन लागत में शामिल किया जाता है। अगर मान लीजिए समान कमी हो रही है, मतलब थोड़ा बहुत कम पड़ रहा है, तो हमने बोले ठीक है इसको और हम उत्पादन करवा देंगे। मान लीजिए रिमोट है तो हमने बोला कि 5 रिमोट कम पड़े, ठीक है इसको और 5 रिमोट बना दो, तो इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर छोटी मोटी कमी है तो बात अलग है, बाकी बहुत बड़ी कमी है तो ठीक। अब आता है भंडार नियंत्रण के मुख्य स्तर, स्तर देख लो मेरे भाई। प्रभावी भंडार नियंत्रण के लिए प्रत्येक वस्तु के लिए विशेष स्टॉक लेवल निर्धारित किए गए हैं। देखो पहला क्या है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, पहले सबसे ऊपर आता है, फिर उसके बाद आता है रीऑर्डर लेवल, फिर उसके बाद आता है एवरेज स्टॉक लेवल, फिर उसके बाद आता है मिनिमम स्टॉक लेवल, फिर उसके बाद आता है डेंजर स्टॉक लेवल, डेंजर लेवल पे आता है। तो पहले नंबर पे हमने क्या रखा है, मैक्सिमम स्टॉक स्टॉक लेवल को रखा है, यानी कि सबसे हम देखो यहाँ पर सभी के बारे में हम विस्तार से बता देंगे। मैक्सिमम लेवल क्या होता है, अधिकतम स्तर, वह अधिकतम मात्रा जिससे अधिक भंडार नहीं रखा जा सकता। एक लेवल तक ही तो आप स्टोर कर सकते हो। आप पानी कितना पी सकते हो ये बताओ, आप पानी ज़्यादा पी लोगे ना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो मैक्सिमम, किसी चीज़ की मैक्सिमम लिमिट भी तो होती है ना। तो वही चीज़ बोल रहा है कि किसी भी मात्रा को हम ऐसा नहीं है कि उसको अनलिमिटेड स्टोर कर सकते हैं, स्टोर करने की जगह भी तो चाहिए। तो वह अधिकतम मात्रा जिससे अधिक हम स्टोर नहीं कर सकते, इससे अधिक होने पर पूंजी व्यर्थ होती है और भंडारण लागत बढ़ती है, सीधी सी बात है। हम ज़्यादा स्टोर करेंगे तो हमें जगह भी चाहिए और सामान खराब भी हो सकता है, तो ये मैक्सिमम लेवल पे। उसके बाद आता है मिनिमम लेवल, वह न्यूनतम मात्रा जो हमेशा भंडार में उपलब्ध रहनी चाहिए। और हमेशा याद रख लो, कभी भी स्टोर को पूरा खाली नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आपके पास सामान है, 100 रिमोट है, तो आप 100 का 100 नहीं दे दोगे, 100 का 100 नहीं दे, आप हमेशा अपने पास बचा कर रखो। स्टोर कीपर का काम यही है, पूरा सामान नहीं देना है, हमेशा बचा के रखना है। तो मिनिमम लेवल पे भी आपको चल के रखना है, इससे कम होने पर उत्पादन बाधित हो सकता है। अगर मान लीजिए आपने 100 का 100 दे दिया और कल को फिर डिमांड आ गई, इतनी जल्दी बंद के थोड़ी आ जाएगा, इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। उसके बाद आता है रीऑर्डर लेवल, जिस स्तर पर पहुंचने पर नया आदेश देना आवश्यक हो जाता है, यह स्तर अधिकतम और न्यूनतम के बीच का होता है। और एक ऐसा लेवल भी होता है जहां पर आपको क्या करना है, दोबारा से ऑर्डर देना है, डिमांड करनी है कि भैया हमें सामान चाहिए स्टोर में। एक लेवल ऐसा भी है जहां पर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हाँ भाई हमें सामान, ठीक है। स्टॉक नियंत्रण एबीसी को बारे में मैंने आपको बता दिया था। एबीसी मतलब क्या है, भंडार नियंत्रण में एबीसी विश्लेषण एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसमें वस्तुओं के उनके मूल्य महत्व के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया। ए मतलब होता है उच्च मूल्य और कम मात्रा, जिसकी मूल्य कम होगा, मूल्य ज़्यादा होगा उसकी मात्रा तो कम होगी, सीधी सी बात है। मध्यम मूल्य और मात्रा, यानी कि जिसका मूल्य एवरेज है तो उसकी मात्रा भी एवरेज ही होगी, और जिसका कम मूल्य है वो उसकी मात्रा अधिक होगी। हमेशा याद रखना, जिसका मूल्य कम होता है उसका स्टॉक ज़्यादा होता है हमें, क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। तो जब हमारे पास ए होता है तो उसकी अत्यतन कड़ा नियंत्रण, सीधी बात है। अगर सोना चांदी है तो उसकी देख रेख ज़्यादा रखोगे ना रखोगे, सीधी बता, सोना चांदी तुम्हारे पास होगा, हीरा होगा, तो उसकी देख रेख ज़्यादा करोगे ना, बढ़िया से देख रेख करोगे। इसका क्या होता है, जब जो चीज़ की कम एवरेज प्राइस की है उसका एवरेज नियंत्रण भी होगा, और जिसका जो कम मूल्य की है उसका नियंत्रण भी जो होता है कम ही होता है, कि हमें पता है कि अगर ठीक है खराब भी हो जाएगा तो कोई ज़्यादा लॉस नहीं होगा। इस तरह से हमारा ABC चलता है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या बनते हैं, देखो क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, देखो क्वेश्चन ये बनते हैं, देखो अधिकतम स्तर मैक्सिमम स्टॉक लेवल से अधिक स्टॉक रहने पर क्या होगा, नहीं रख सकते, पहली बात तो रख नहीं सकते, अगर रख भी लेंगे तो क्या होगा, पैसा हमारा बर्बाद हो जाएगा और भंडार लागत बढ़ जाएगी। भाई सीधी सी बात है, हमें स्टोर करने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए तो हमारा पैसा हो जाएगा। मिनिमम स्टॉक लेवल से नीचे स्टॉक जाने पे क्या होगा, नहीं जाना चाहिए, जाना नहीं चाहिए, उत्पादन रुकने का खतरा रहेगा, हमेशा खतरा रहेगा भाई, तो कभी भी उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। हमेशा आपके पास एक मिनिमम वैल्यू बनी, आप अपना अकाउंट भी देखो, बैंक वाले बोलते हैं ना कि मिनिमम अकाउंट बैलेंस आपको मेंटेन करके रखना है, तो बैंक वाले भी तो बोलते हैं आपको। उसके बाद बोला जा रहा है कि ABC विश्लेषण में ए श्रेणी की वस्तु कैसी होती है, ए मतलब कि टॉप लेवल की वस्तु है, मतलब महंगी है और उसकी मात्रा क्या होगी,
कम हो गया। सोना चांदी हमेशा कम ही मात्रा में होता है, ठीक है। उसके बाद रीऑर्डर लेवल, पुनः क्रय स्तर किस बिंदु पर होता है? यह हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का लेवल होता है। न्यूनतम स्तर पहुंचे और नया रिकॉर्ड देने, मतलब कि न्यूनतम स्तर पहुंचने से पहले ही आपको ऑर्डर देना पड़ता है, ठीक। ए बी सी विश्लेषण में सी श्रेणी की वस्तु पर कितना ध्यान देना? सी श्रेणी की वस्तु पे हम बहुत ही कम ध्यान देते हैं, मतलब न्यूनतम ध्यान देते हैं, ठीक है। न्यूनतम ए लेवल की वस्तु जो होती है, ए लेवल की वस्तु मतलब सोना चांदी जो बहुत ही महंगी है, उसकी मात्रा भी कम होती है। बी लेवल मतलब कि एवरेज लेवल पे है, उसकी प्राइस भी कम है और उसका मात्रा भी एवरेज ही है, ठीक है। भंडारण लेखांकन का संपूर्ण प्रभाव देख लो, कैसे कैसे हम करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहले हमें सामग्री प्राप्त होती है, हम जीआरएन तैयार करते हैं, मैंने आपको बताया था, गुड रिसिप्ट नोट, ठीक है, माल प्राप्ति वाला। फिर इसके बाद उसको लेजर में एंट्री करते हैं, फिर सामग्री को इशू करते हैं और स्टॉक का सत्यापन करते हैं। तो इस तरह से हमारा स्टोर जो है वो चलता है। उसके बाद सभी की परिभाषा मैंने आपको बता दी है, आप रिवीजन कर सकते हो। परीक्षा में अक्सर सवाल कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। सभी के बारे में यहाँ पर दिखा दिया है, संख्यात्मक मान वगैरह दिखा दिया है, किस तरह से जीआरएन वगैरह, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वगैरह के बारे में बता दिया है। ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बारे में है, लास्ट इन फर्स्ट आउट के बारे में है, तो आपको उस तरह बता दिया। कैसे आपको एवरेज निकालना है, एवरेज वाला जो फॉर्मूला था वो मैंने आपको बता दिया, यानी कि टोटल जितना मूल्य हो और टोटल संख्या से भाग देकर निकाल सकते हो, वो आपको बता दिया, ठीक है। तुलना दिखा दी सभी के बीच में। स्टोर कीपर की भूमिका और जिम्मेदारी आप सभी यहाँ पर देख लो। देखो स्टोर कीपर का जो काम होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम होता है। मैंने इसलिए आपको बताया कि स्टोर कीपर हमेशा कड़वा होता है, और जब तक आप स्टोर कीपर की सीट पे रहोगे सब आपके सगे रहेंगे, सब आपको भैया भैया राम राम करके बोलेंगे, कि आप सबको पता है कि सबको आपसे काम है। आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टोर कीपर की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। पहली जब जो सामग्री की प्राप्ति करना, जब भी आपको कोई सामान मिले तो आपको पूरा जांच करना है, उसके सारे जो पेपर है वो तैयार करने हैं आपको, और सब कुछ अपडेट करके रखना है अपने पास। कोई भी सामग्री इशू करनी है तो उसका भी आप सभी को आपके पास इंडेंट होना चाहिए, ठीक है, मांग पर्ची वगैरह होनी चाहिए, अभिलेख सारे आपको करने हैं। सुरक्षित भंडारण, ऐसा नहीं है कि आप स्टोर कीपर हो तो आपका केवल कागज का काम है, नहीं, आपको स्टोर में सामान है उसकी भी सुरक्षा का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि कीड़े मकोड़े लग रहे हैं, चूहा खा जा रहा है। रिपोर्टिंग वगैरह आपको करनी है, आपको सब कुछ ध्यान रखना है, आपको सारे रिकॉर्ड मेंटेन करके रखने हैं, सब कुछ करना है, स्टोर कीपर का काम है, ठीक है। भंडार में आंतरिक नियंत्रण वगैरह कैसे करेंगे? कर्तव्यों का पृथक्करण, यानी कि सामग्री प्राप्त करने वाला, जारी करने वाला और अभिलेख रखने वाला अलग अलग व्यक्ति होने चाहिए, सबको अपना देखना है भाई, काम आपके पास काम रहेंगे। तो ये चीज़ें आपके लिए नहीं है, तो बताया जा रहा है कि किस तरह से और कंट्रोल कर सकते हैं। दोहरी अनुमोदन प्रणाली, यानी कि यहाँ पर दो लोगों का साइन होना चाहिए, अभी ऐसा हो सकता है, कई जगह होता है दो लोगों का साइन, ठीक है। नियमित ऑडिट करो, नियमित ऑडिट करो, ये आप लोगों के लिए नहीं है, स्टोर कीपर के लिए नहीं। ये बताया जा रहा है कि स्टोर कैसे, स्टोर को और अच्छे से मेंटेन किया जा सकता है, नहीं, स्टोर को और अच्छे से कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो ये आप लोगों के लिए नहीं है। नियमित ऑडिट वगैरह करो तो भी स्टोर वगैरह सब कुछ रहेगा। सीसीटीवी सुरक्षा वगैरह लगा दो, ठीक है। क्वेश्चन वगैरह देख लो यहाँ पर। स्टोर कीपर की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होती है? सामग्री को सुरक्षित रखना और उसका सटीक रिकॉर्ड तैयार करना। भंडार में आंतरिक नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वित्तीय नियमितताओं और हानियों को रोकना, यानी कि भाई नुकसान नहीं होना चाहिए बस। कर्तव्यों का पृथक्करण क्या होता है भाई? धोखाधड़ी त्रुटियों की संभावना कम करने वाला, यानी कि सीधी बात है, कोई कोई और काम कर रहा है तो यहाँ पर एक आदमी अगर सारे काम करेगा तो वो सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ तो वहाँ पर लूप होल निकाल लेगा और कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेगा। जीआरएन पर किसके हस्ताक्षर होने चाहिए? जीआरएन पे स्टोर कीपर के हस्ताक्षर होते हैं और अधिकृत अधिकारी दोनों के हस्ताक्षर होने चाहिए अगर आपको नियंत्रण चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर आप सभी के कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे आधुनिक तरीके हैं आप सभी के स्टोर कीपर में। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आप सभी को पता है, आज के टाइम पे तो सब कुछ आ चुका है, कंप्यूटर तो कंप्यूटर के जरिए हो रहा है। तो यहाँ पर आप सभी पता है कि यहाँ पर बारकोड रीडर वगैरह, स्कैनर वगैरह का भी इस्तेमाल होता है, RFID का इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा मॉल वगैरह में जाते हो तो उसके जरिए स्कैन कर लेते हैं बारकोड वगैरह से। तो यहाँ पर आप सभी का क्या है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, इसके लाभ होते हैं। यहाँ पर आप सभी सीधा कंप्यूटर में सारा डेटा होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब वो जो रजिस्टर मेंटेन करने वाला, जो सरकारी काम तो रजिस्टर में ही होता है, मगर आजकल भी आप सभी को पता है कि बारकोड वगैरह वाला सिस्टम आ गया, तो बारकोड वगैरह वाला सिस्टम भी आ गया, ऑटोमेटिक ऑर्डर भी हो जाता है आप सभी का। तो ये सारी चीज़ें हैं, सबके मतलब टेक्नोलॉजी आ गई है आप सभी, ठीक है। बारकोड वगैरह इसे तुरंत स्कैन कर लो, तुरंत ही कंप्यूटर में फीड हो जाता है, बहुत ही सत्यापन आसान हो जाता है, समय की बचत होती है। तो ये सब चीज़ें नई टेक्नोलॉजी आने से हमारा पास
ये फ़ायदा वगैरह हुआ है, ठीक है। तो ये सभी के फुल फॉर्म भी दे रखे हैं मैंने यहाँ पर, ठीक है। और ये सब तकनीकों के बारे में बता रखा है आप सभी का, ये पूरा आप सभी को बता रखा है क्या क्या चीज़ें होती, तो ये सब चीज़ें आपको याद करने के लिए मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में भी बता रखे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी जो क्लास होती है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है, ठीक है। सारी PDF आप सभी को टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और मैं आपको कोर्स बता ही दिया हूँ, स्टोर कीपर का कोर्स हमारा आ चुका है। इसमें आप सभी को जाके बढ़िया से जुड़ जाना है। 299 का बैच है, सारी क्लासेस आपको मिल रही हैं और बहुत जल्दी ये स्टोर कीपर का कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप सभी अपनी तैयारी में लग जाइए और 299 में बैच मिल रहा है, तुरंत जुड़िएगा आप सभी, ठीक है। 15 जून से कोर्स हमारा पूरी तरह से कंप्लीट शुरू हो जाएगा, उससे पहले पहले आप जुड़ जाइए, क्योंकि 15 जून के बाद फिर जो होगा प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर बाकी कैसी लगी क्लास आपको ये ज़रूर बताइएगा। PDF वगैरह मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड ही कर दूंगा आप सभी को, हमारे बैच से जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए जल्दा मिलते हैं। अगर आपको आगे क्लास चाहिए तो बैच से जुड़ना पड़ेगा, ये पहली फ्री क्लास थी, ठीक है। बाकी जो क्लासेस देंगी आप सभी को वो एप्लीकेशन मिलेगी, हमारे द विक्टेड एप्लीकेशन मिलेगी। चलिए फिर अभी के लिए जल्दा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।